केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर 1 साइंस का। तो वेलकम है आपका क्लास 10th में भी इस चैप्टर के साथ। और इस वीडियो के बाद जो पढ़ाऊँगा उससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं, क्योंकि इसमें आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि अगर आपने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ लिया तो उसके बाद तो कुछ आएगा ही नहीं उससे बाहर। ठीक है, दूसरी चीज़ प्लस में 5 साल पिछले 5 साल में जितने पीवाईक्यूज़ आए हैं, इस साल के पीवाईक्यू लेटेस्ट प्लस पिछले 5 साल के और पीवाईक्यूज़ सब करा के भेजूँगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा के भेजूँगा। सिर्फ इस वीडियो के अंदर जितना क्वेश्चन करा रखा है उसका नोट्स बना के उसी क्वेश्चन को बार बार देख लिया और बस रिवाइज कर लिया, काम आपका हो जाएगा। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल देखो इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने वाला है, बेसिक बताता हूँ कि आपको ऊपर ऊपर से पता चल जाए कि ये पढ़ने में मजा आए। इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला टॉपिक ऑफ फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, फिर पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन और कुछ केमिकल रिएक्शन के टाइप्स है उसको देखेंगे। ठीक है, आ जाओ देखते हैं। तो पहला बोला गया है कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन। ठीक है, अब डेली लाइफ का कुछ सिचुएशन बताया गया है। ठीक है, तो जब आप देखो सबसे पहला लिखा हुआ सिचुएशन, जब आप दूध को गर्मी के दिनों में आप दूध को खुला छोड़ के रख दो, ठीक है, तो दूध फट जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या है, एन आयरन तवा। अगर आप देखो जो कांटी होता है, कांटी जानते हो ना, कांटी आयरन का कोई भी आयरन का होता है सीख की तरह, कांटी जानते हो ना। तो जो कांटी को अगर आप मान लो बरसात के दिनों में, ठीक है, बरसात का दिन है, ठीक है, बारिश वारिश हो गई है, ठीक है, तो फिर जाके क्या करो, कांटी को आप नॉर्मल एटमॉस्फेयर में छोड़ दो, कांटी को नॉर्मल खुला छोड़ दो, तो कांटी के अंदर जंग लग जाएगा। ठीक है, एंड ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। अब फ्रेगमेंटेड क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आप अंगूर लो, उसको खुला छोड़ दो तो अंगूर सूख के अलग ही कलर में हो जाता है। ठीक है, एक बार करके देखना अगर देखा है तो। फूड इज कुक्ड। देखो खाना पकने से पहले कुछ और रहता है, पका दोगे तो कुछ और बन जाएगा। ठीक है, फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। खाना हमारे पेट में जाने के बाद डाइजेस्ट होता है, तो डाइजेस्ट होने के बाद वही थोड़ी रह जाता है। अब मान लो आपने टमाटर खाया तो टमाटर पेट में जाने के बाद वैसा ही टमाटर थोड़ा रहेगा, डाइजेस्ट होकर अलग ही चीज़ बन जाएगा ना वो। ठीक है, वी रेस्पायर मतलब हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन होता है, इनर खाना जो टूटा उससे एनर्जी निकलती है। ठीक है, तो ये सब क्यों बताया गया है। ठीक है, अब इसका पीछे का रीजन क्या है पहले समझो। या कोई एग्जाम्पल दिया गया है केमिकल रिएक्शन का। देखो तो क्या किया गया है, जैसे कि मिल्क है, ठीक है, तो मिल्क को हमने एक नेचर में रखा, मतलब गर्मी के दिन में खुला रखा तो फट गया। ठीक है, तो मतलब हमने क्या किया कि कुछ सब्सटेंस को एक नेचर में रखा तो उस सब्सटेंस में चेंज आ गया। तो ये कौन सा चेंज है, ये केमिकल चेंज। अब देखो फिजिकल चेंज केमिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज में फिजिकल प्रॉपर्टी बदलती है। एग्जाम्पल आइस है, बर्फ़ है, तो बर्फ़ पिघल के पानी बन जाएगा। ठीक है, बस इतना ही तो चेंज हुआ, स्टेट ही तो चेंज हुआ ना, सॉलिड से लिक्विड बन गया। ठीक है, पानी का तो भाई पानी तो पानी ही रहा। ठीक है, वो तो जमा हुआ फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म में आ गया। ठीक है, फिजिकल चेंज यही होता है कि बस स्टेट चेंज हो गया, सॉलिड था लिक्विड, लिक्विड से गैस, लेकिन उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, चीज़ एक ही रहा। ठीक है, पर केमिकल चेंज में क्या होता है, केमिकल चेंज में होता ये है कि पूरा सब्सटेंस ही चेंज हो जाता है। ठीक है, एग्जांपल आपने पेपर जलाया तो पेपर जला तो राख बन गया, तो राख तो पूरा अलग ही चीज़ हो गया पेपर से। ठीक है, तो क्या हुआ, पूरा सब्सटेंस में जब पूरा सब्सटेंस ही बदल जाता है तो केमिकल चेंज कहा जाता है, मतलब पूरा सब्सटेंस का केमिकल प्रॉपर्टी बदल गया। ठीक है, तो देखो तो जो केमिकल चेंज होने का जो प्रोसेस है, ठीक है, जो केमिकल चेंज मान लो हुआ, ठीक है, पेपर को जलाया तो पेपर ऐश बन गया, पेपर ऐश मतलब राख बन गया। तो अब राख बना, तो जो राख बनने का प्रोसेस था ना, राख बनने पेपर का राख बनने तक का जो क्रिया था, पेपर जब राख बन रहा था तो पेपर का राख बनने का जो प्रोसेस था, ठीक है, वही हुआ हमारा केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो अभी और आगे एक एग्जाम्पल है ना, एक्टिविटी 1.1 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके थ्रू समझेंगे। तो लिखा हुआ है इन ऑल द अबव सिचुएशन द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द initial substances have somewhat changed. We have already learned about physical and chemical changes. वही चीज़ लिखा गया है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो उसमें कुछ नहीं लिखा गया। क्वेश्चन देखो ये बनता है, इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, और पिछले आ रहा है 3-4 सालों से यही, इसी से पहले ही टॉपिक से ये वाला जो पहला एक्टिविटी दिख रहा है। एक मैग्नीशियम का रिबन लिया गया। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन लिया गया है। ठीक है, तो मैग्नीशियम का एक लंबा टेप जैसा रिबन होता है, तो मैग्नीशियम रिबन लिया गया। ठीक है, मान लो मैग्नीशियम ही है, उसको जलाया गया। ठीक है, देखो बर्नर है ना, उससे जला, मैं देखो यहाँ पे जूम करता हूँ, दिखिए अच्छे से थोड़ा, मैं देखो तो ये हाँ मैग्नीशियम रिबन, ये दिख रहा है ना जल रहा है, जो मैं देखो हुक से पकड़ा हुआ है, और ये बर्नर। ठीक है, तो मैग्नीशियम रिबन को जलाया जा रहा है। तो जब मैग्नीशियम रिबन जलता है तो याद रखना एकदम वाइट कलर का चमकीला आग के साथ, मतलब जो जैसे कि हम लोग कुछ भी चीज़ जलाते हैं तो येलो फ्लेम निकलता है, येलो आग निकलती है, लेकिन जब आप मैग्नीशियम रिबन जलाओगे तो एकदम चमकीला सिल्वर कलर का आग निकलेगा, वाइट कलर का आग निकलेगा, वाइट कलर का। ठीक है, और वो उससे इसलिए चश्मा पहन के जलाया जाता है, क्योंकि वो अगर सिल्वर कलर का जो वाइट कलर का आग निकलेगा मैग्नीशियम रिबन जब जलेगा तो जो वाइट कलर का आग निकलेगा तो वो हमारे आँख के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, तो जब मैग्नीशियम रिबन जलता है तो वाइट कलर डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ जलता है। कैसे जलता है, डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ। ठीक है, एग्जाम में लिखना है, डायरेक्ट पता चल जाएगा, एग्जामिनर को आपने पढ़ा है, डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ, वाइट कलर के
चमकीला के साथ जलता है, ठीक है। और जब वो जलता है और जलने के बाद जो नीचे देखो यहाँ पे जो ये से राख राख बनती है, ये राख होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। अब कैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा? जब मैग्नीशियम रिबन जल रहा था तो मैग्नीशियम जलते वक्त एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लिया, जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उससे रिएक्ट कर लिया, और जो राख मिला ना वो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। समझ गए? तो अब देखो क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्लीन किया जाता है सैंड पेपर से, पूरा घिस 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 के सैंड पेपर से मैग्नीशियम रिबन को क्लीन किया जाता है। सैंड पेपर वही जानते नहीं हो, मतलब कि दीवार में घिसा जाता है उस पेपर से, तो वही पेपर से मैग्नीशियम रिबन क्लीन किया जाता है जलाने से पहले। क्योंकि देखो जो मैग्नीशियम रिबन होता है, जो मैग्नीशियम होता है, जब मैग्नीशियम रिबन नॉर्मल रखा रहता है तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से धीरे धीरे रिएक्ट कर करके, जब मैग्नीशियम रिबन नॉर्मली रखा होता है ना, तो वो धीरे धीरे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट कर करके एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना देता है, ठीक है। समझ गए? जब मैग्नीशियम रिबन आप खुला छोड़ दोगे तो धीरे धीरे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, स्पीड में नहीं, धीरे धीरे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम रिबन, और मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर आ जाएगी। समझ गए? तो वही मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को हम हटाना होता है, इसलिए मैग्नीशियम रिबन को भी जलाने से पहले क्लीन करते हैं सैंड पेपर से, कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर हट जाए और मैग्नीशियम रिबन प्योर मिल जाए। और क्योंकि अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जलने में दिक्कत करेगी ना। आओ जाओ नेक्स्ट चीज़, वही चीज़ देखो लिखा हुआ है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मैग्नीशियम रिबन बर्न विद अ डैज़लिंग वाइट फ्लेम एंड चेंजेस इनटू द वाइट पाउडर। द वाइट पाउडर इज द मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैंने बताया है। इट इज अ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर, ठीक है। देखो ये जो 1.2 रिएक्शन है, जितना 1.3 इंपॉर्टेंट नहीं है एक्टिविटी, उतना 1.2 एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। 1.2 आपको एक डीपीपी की तरह, एनसीईआरटी होमवर्क की तरह देता है, लेकिन मैं आपको यहीं करा दूंगा, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये एक रिएक्शन से रिलेटेड है जो कि आगे आगे पढ़ाया गया है, ठीक है। देखो एक एक्टिविटी है, टेक अ फ्यू जिंक ग्रेनुल्स, मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद वहाँ पढ़ दूंगा, ठीक है, तो वो पता चल जाएगा। एक ऐसा ट्यूब लो, बीकर लो, उसके अंदर आप सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो, सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 डाल दो, और फिर क्या करो कि इसी ट्यूब के अंदर क्या करो कि फिर आप कुछ कांटी डाल दो। कांटी किसका कांटी? जिंक का कांटी डाल दो, जिंक ग्रेनुल्स मतलब कांटी, ठीक है। तो जिंक का कांटी डाल दो, ठीक है, जिंक का टुकड़ा डाल दो, टुकड़ा डाल सकते हो, तो टुकड़ा ही यहाँ पर डाला हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करो कि जिंक का टुकड़ा डाल दो, एक ऐसा ट्यूब लो, उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डालो, फिर उसके अंदर जिंक का कुछ टुकड़ा डाल दो, तो फिर पता है क्या होगा? तो फिर क्या होगा, जो जिंक का टुकड़ा है वो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा और जिंक सल्फेट बनेगा, ZnSO4 जिंक सल्फेट बनेगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस H2 गैस निकलेगा, ठीक है, इधर से। तो जब आप छुओगे इस बीकर को, इस बीकर को कोने से छुओगे ना, तो गरम गरम लगेगा, ठीक है। तो देखो अब आते हो यहाँ पे, आ जाओ नेक्स्ट चीज़। तो केमिकल रिएक्शन हुआ, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन हुआ, केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल चेंज होने का जो प्रोसेस है, केमिकल चेंज होने का जो प्रोसेस है, केमिकल चेंज होने के लिए जो काम हुआ, जो केमिकल चेंज होने के लिए जो प्रोसेस हुआ, उसी का केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। तो केमिकल रिएक्शन होने का क्या क्या प्रूफ है? केमिकल रिएक्शन हुआ, इसका क्या क्या प्रूफ है? पहला चीज़ तो चेंज इन स्टेट होगा, ठीक है। सॉलिड है तो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड है तो गैस बन जाएगा, तो स्टेट में चेंज हो सकता है, ठीक है। चेंज इन कलर होगा, ठीक है, कलर में चेंज हो सकता है। एग्जाम्पल देखो, आपको दिखाता हूँ यहाँ, देखो कलर में चेंज हो रहा है। ये देखो मैग्नीशियम रिबन वाला ही मैग्नीशियम रिबन था, कैसा कैसा कलर का मैग्नीशियम रिबन था? हमारा ब्राउन कलर का था, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन कैसा था? हल्का सा हमारा ब्राउन है, मतलब सिल्वर कलर का था, सॉरी। तो मैग्नीशियम रिबन कैसा था? हमारा सिल्वर कलर का, ठीक है। तो मैग्नीशियम रिबन हमारा सिल्वर कलर का था, उसको जलाया तो वाइट कलर का हो गया, होगा ना। तो देखो वही है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है ब्राउन कलर का, ठीक है, याद रखना, इसी में कन्फ्यूज मत होना थोड़ा सा। देखो तो पहला तो चेंज इन स्टेट होगा, अगर केमिकल रिएक्शन हुआ है तो सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड से गैस बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो चेंज इन स्टेट होगा। दूसरा चेंज इन कलर होगा, मान लो केमिकल रिएक्शन हुआ तो वाइट, कोई चीज़ वाइट से ब्लैक बन जाएगा, ब्लैक से वाइट हो जाएगा, ऐसा कलर भी चेंज हो सकता है। एवोल्यूशन ऑफ गैस, एवोल्यूशन मतलब निकलना, तो गैस का निकलना होगा। जैसे कि मैंने क्या किया था, सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक के टुकड़े डाले थे तो जिंक सल्फेट बना था, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस निकला था। तो हाइड्रोजन गैस निकला ना भाई, तो गैस निकला, तो ये भी प्रूफ है केमिकल रिएक्शन हुआ। चेंज इन टेम्परेचर मतलब कि तापमान बढ़ सकता है फिर घट सकता है, ठीक है। जैसे कि मैंने क्या किया था, सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक ग्रेनुल डाला था, ठीक है, और छुआ था जब ट्यूब को तो गरम गरम लगा था, तो टेम्परेचर चेंज हुआ था ना, तो ये भी प्रूफ है। एक और चीज़ है जो यहाँ लिखा नहीं हुआ, वो ये है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब ये प्रेसिपिटेट क्या होता है? कोई ऐसा चीज़ बन जाना जो कि पानी में ना घुले, उसको प्रेसिपिटेट कहा जाता है, जो पानी में घुलता नहीं है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में कुछ ऐसा चीज़ बन जाता है जो कि पानी में घुले नहीं, तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है। ये 5 चीज़ें याद रखना। केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं भाई, आओ बताता हूँ। तो केमिकल इक्वेशंस का देखो जाहिर सा मतलब हुआ, केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं? जो केमिकल इक्वेशन का क्या होता है, क्या देखो, अब मैग्नीशियम रिबन को आपने जलाया, ठीक है। तो मैग्नीशियम रिबन जलते वक्त क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जो राख मिला वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का मिला, ठीक है। इसको लिखना होगा तो कैसे लिखोगे? मैग्नीशियम रिबन बर्न विद द डेडनिंग वाइट फ्लेम, ऐसा वैसा, अरे भैया ऐसे मत लिखना, ठीक है, ऐसा थोड़ी लिखा जाता है, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन को शॉर्टर वे में लिखने का तरीका,
केमिकल रिएक्शन को शॉर्टर वे में लिखने का तरीका को हम लोग केमिकल इक्वेशन कहते हैं। एग्जांपल देखो, मैग्नीशियम जलाया तो मैग्नीशियम क्या किया, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट किया जलते वक्त, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो डायरेक्ट लिख दिया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, एकदम कितना शॉर्ट दिख रहा है ना, डायरेक्ट पता चल गया कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ठीक है, उतना झेल मेल दिखना ही नहीं पड़ा मैं। ठीक है, तो देखो जो लेफ्ट साइड होता है, जो इस साइड होता है लेफ्ट साइड, देखो लेफ्ट साइड वो रिएक्टेंट होता है। रिएक्टेंट मतलब कि जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, तो ये रिएक्टेंट होता है जो लेफ्ट साइड होता है। ठीक है, और अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है, एक से ज़्यादा अगर रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो प्लस से सेपरेट करता है। देखो यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में, तो इसको प्लस से सेपरेट किया है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है तो प्लस से सेपरेट। अब जो एरो होता है, ये एरो दिखाता है कि प्रोडक्ट देखो ये बना है। ठीक है, इन दोनों का रिएक्शन से प्रोडक्ट ये बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो जो प्रोडक्ट होता है अगर एक से ज़्यादा बना है तो उसको प्लस से सेपरेट करेंगे, और नहीं अगर एक ही बना है तो ऊपर लिख दो डायरेक्टली। ठीक है, वही चीज़ हम सेम लिखा हुआ है, देखो पढ़ लो। The substance that undergo chemical change in the reaction, magnesium and oxygen are the reactant, the new substance is magnesium oxide। ठीक है, वही बात है, formed during this reaction as a product। a word equation shows that ये वर्ड इक्वेशन है। ठीक है, वर्ड इक्वेशन केमिकल इक्वेशन ही है, पर इसको वर्ड फॉर्म में लिखा गया है कि आपने लिखा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, ऐसा लिखा। ठीक है, लेकिन वही चीज़ सिमिलर एकदम लिखा हुआ है, पढ़ लो। ठीक है, एकदम सिमिलर, एक लाइन एनसीईआरटी से बाहर नहीं है। ठीक है, आ जाओ ऊपर। लेकिन देखो राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, अभी आपने वर्ड इक्वेशन सीखा। केमिकल इक्वेशन में एक टाइप था वर्ड इक्वेशन, जहाँ पे आपने लिख के डिनोट किया था मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। लेकिन अगर आपको इसको और छोटा बनाना है तो केमिकल रिएक्शन में जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट है, केमिकल रिएक्शन में जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट, सबका केमिकल फार्मूला यूज़ कर दो। ठीक है, सबका केमिकल सिंबल यूज़ कर दो। एग्जाम्पल मैग्नीशियम ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ तो मैग्नीशियम का केमिकल सिंबल क्या होता है, Mg, ऑक्सीजन का O2, तो लिख दो डायरेक्टली MgO, डायरेक्टली और छोटा हो गया, केमिकल सिंबल यूज़ कर दिया तो। ठीक है, देखो लेफ्ट साइड रिएक्टेंट Mg प्लस O2 मैग्नीशियम ऑक्सीजन, ऐसा एरो, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ठीक है, और छोटा हो गया बस। आपको क्या करना है, अगर केमिकल वर्ड इक्वेशन को और छोटा बनाना है, केमिकल इक्वेशन में क्या, अगर वर्ड इक्वेशन को और छोटा बनाना है, केमिकल इक्वेशन को और छोटा लिखना है, तो आप क्या करो, जितना भी कंपोनेंट प्रेजेंट है केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, सबका आप क्या कर दो कि आप लेके चलो कि जो केमिकल सिंबल है उसका यूज कर लो। ठीक है, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ तो मैंने लिखा था मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, लेकिन इसको और छोटा लिखना है तो Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO। मतलब क्या किया हमने, कंपोनेंट्स का केमिकल सिंबल यूज़ कर लिया, खत्म बात। ठीक है, और छोटा हो गया। देखो अभी जो एक चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना। ठीक है, तो वो क्या चीज़ है भाई, देखो बताता हूँ। वो चीज़ है हमारा स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ठीक है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होता है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, एक होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, एक होता है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस वाले यहाँ पे पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक ही है, लेकिन अनबैलेंस समझ लो। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं। अब इसमें होता क्या है, देखो इसके एग्जाम्पल से समझो। देखो मैग्नीशियम का इधर देखो लेफ्ट साइड में देखो मैग्नीशियम का एक एटम एक ही मैग्नीशियम है, राइट साइड में मैग्नीशियम एक ही है, लेकिन लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन 2 है O2, लेकिन राइट साइड में एक ही है। ठीक है, राइट साइड में एक ही है, मतलब गड़बड़ा गया है। तो ये क्या है, अनबैलेंस है, मतलब कि सेम एलिमेंट का सेम एटम नहीं है रिएक्शन प्रोडक्ट के साइड। कहने का मतलब देखो ऑक्सीजन का रिएक्टेंट में तो 2 एटम है। ठीक है, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन का 2 एटम है, प्रोडक्ट में एक एटम है। ठीक है, तो गड़बड़ा गया है, सेम एलिमेंट का सेम एटम नहीं है रिएक्टेंट प्रोडक्ट के साइड। अगर सेम एलिमेंट का सेम एटम होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड, ऑक्सीजन का रिएक्टेंट में भी दो से हमारा एटम होता, प्रोडक्ट में भी दो एटम होता, तो ये बैलेंस होता। ठीक है, जिस तरीके से मैग्नीशियम बैलेंस है। ठीक है, अगर पूरा बैलेंस है केमिकल इक्वेशन, समझ जाना कि सभी जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में, सबका सेम एटम होगा। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ सेम एटम नहीं है, मैग्नीशियम का तो सेम एटम है रिएक्टेंट प्रोडक्ट के साइड में, इधर भी मैग्नीशियम एक, इधर भी एक, लेकिन ऑक्सीजन गड़बड़ा गया है, इधर ऑक्सीजन का 2 एटम, इधर एक है, तो ये अनबैलेंस हुआ ना। समझ गए, इसको बैलेंस कैसे करना है और बैलेंस क्यों करना है, वो सब आगे के टॉपिक में पढ़ रहे होंगे। तो टॉपिक इज दैट द बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, इसको देखेंगे। तो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन कैसे किया जाता है भाई, समझो, थोड़ा सा समझोगे तो पता चलेगा। अब बैलेंस करना क्यों है, आपने क्लास 9 में अभी ताज़ा पढ़ के आया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वही पढ़ा, रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू स्टडी इन क्लास 9। नहीं पढ़ा, बता देता हूँ। देखो आपको क्या करना है, आप एकदम नॉर्मल सा चीज़ करो। ठीक है, आपको पता चल जाएगा। आप क्या करो, एकदम नॉर्मल सा कुछ चीज़ बताता हूँ। आप ले लो 10 ग्राम चीनी, ठीक है, और ले लो 10 ग्राम नमक। ठीक है, ये दोनों को मिक्स कर दो। ठीक है, और जो नया चीज़ बनेगा वो कितना ग्राम का होगा, 20 ग्राम का होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि 10 ग्राम चीनी है, 10 ग्राम नमक है, दोनों को मिक्स किया तो चीनी नमक का जो मिक्सचर है 20 ग्राम का ही हुआ ना। तो वही चीज़ है, रिएक्टेंट जो होता है, रिएक्टेंट जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, जितना ग्राम का रिएक्टेंट है, जितना ग्राम का टोटल रिएक्टेंट है, ठीक है, उतना ही ग्राम का टोटल प्रोडक्ट बनेगा। अगर रिएक्टेंट टोटल मिला के 40 ग्राम का है तो प्रोडक्ट भी 40 ग्राम का बनेगा। जैसे रिएक्टेंट क्या था, चीनी नमक था, चीनी 10 ग्राम और नमक भी 10 ग्राम। ठीक है, तो टोटल मिला के रिएक्टेंट 20 ग्राम का, तो जो प्रोडक्ट बना इन दोनों को मिलाने के बाद वही 20 ग्राम ही बनेगा। इसको याद रखो। ठीक है, यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। ठीक है, कि मास इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल रिएक्शन। डेफिनेशन कोई जो पूछेगा नहीं, मैंने बता दिया ना जो समझना था। और आ जाओ भैया, और चीज़ है
वो क्या है, बैलेंस करना क्यों, समझ गया बैलेंस होता कैसे है। तो बैलेंस करने के लिए कुछ चीज़ें आपको, एक चीज़ है कहीं लिख लो, आपको जो बोलने वाला समझ में नहीं है लेकिन उसके बाद समझाऊंगा। मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये लिख लो। एग्जाम्पल देखो, एम जी प्लस में O2, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। सबसे पहले देखो इसमें मेटल कौन है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के साइड मेटल मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम देखो बैलेंस है कि नहीं, बैलेंस है, मैग्नीशियम का रिएक्टेंट में भी एक एटम, प्रोडक्ट में भी एक एटम। अब देखो मेटल, उसके बाद नॉन मेटल दिखाया था कि नॉन मेटल बैलेंस है कि नहीं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के साइड में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों साइड नॉन मेटल का सेम एटम है कि नहीं, इसमें नॉन मेटल तो है ही नहीं, तो छोड़ दो नॉन मेटल वाला, ठीक है। तो मेटल, नॉन मेटल। अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन बैलेंस है कि नहीं, तो ऑक्सीजन तो भैया बैलेंस नहीं है, ठीक है, कि ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में 1 है, ठीक है, तो ऑक्सीजन बैलेंस करना जैसी बात है। तो क्या करो इधर में, ठीक है, इस साइड में क्या करने की जरूरत है, आपको क्या करो यहाँ पे 2 लिख दो, ठीक है। अब देखो कैसे करना है वो बताता हूँ, रुक जाओ, अभी सब समझ में आए, अभी आगे का देखते हैं, ठीक है। ये वाला मैं आपको एकदम प्रॉपर्ली प्रैक्टिकल समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी में समझाऊंगा तो एनसीईआरटी वाला कुछ अलग ही लिखा हुआ है। आपको प्रैक्टिकल समझो, एनसीईआरटी करना ऊपर से लिखा हुआ है, एनसीईआरटी वाला प्रैक्टिकल समझाऊंगा, पूरा पीवाई को करेंगे तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा। टेंशन मतलब प्रॉपर प्रॉपर समझ में आ जाएगा, ठीक है। मुझे देखते जाओ, ठीक है, टेंशन की बात नहीं है, आगे करते हैं, क्योंकि देखो ये जो चीज़ है इंपॉर्टेंट है और मैं नहीं चाहता कि इसको ऊपर ऊपर से निकाल दूँ, क्योंकि हर साल ये बैलेंस करने के लिए जो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन दे देंगे आपको, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, और पूछ देंगे इसको बैलेंस करो, तो उस समय हर साल पूछ देते हैं, ठीक है, हर साल ही आता है ये चीज़, ठीक है, पिछले 10 साल से देख लो आता है। तो मैं नहीं चाहता कि 1-2 एग्जाम्पल से निकाल दूँ, तो आपको पूरा प्रॉपर दूंगा लास्ट में, ठीक है, एकदम अच्छे से व्हाइट बोर्ड पर देने वाला हूँ। अभी आप पूरा एनसीईआरटी बैलेंस कंप्लीट करो, ठीक है। देखो इधर वही बैलेंस करने का पूरा प्रोसेस बताया गया है, तो इसको अभी बैलेंस हम लोग करेंगे। देखो आ जाओ, क्वेश्चन कैंसिल करो। तो पहला क्वेश्चन, वाई शुड अ मैक्सिमम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। मैक्सिमम रिबन को मतलब जलाने से पहले क्लीन क्यों किया जाता है, क्योंकि मैक्सिमम रिबन के ऊपर मैक्सिमम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। मैक्सिमम रिबन धीरे धीरे ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से, और मैक्सिमम ऑक्साइड की लेयर बना लेता है अपने ऊपर, तो उसको हटाने के लिए सैंड पेपर से क्लीन करते हैं मैक्सिमम रिबन को। नेक्स्ट, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। देखो जो ये चीज़ लिखा हुआ है ना, ये इंपॉर्टेंट बहुत है, ठीक है, भले ही क्वेश्चन ना आए लेकिन जानने के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, वी हैव लर्न इन द क्लास 9 दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट, नॉर डू एटम्स डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर और अपीयर फ्रॉम एल्सवेयर। मतलब कहने का क्या मतलब है, देखो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है ना, तो एटम नहीं बदल जाता है, हाइड्रोजन बदल के ऑक्सीजन नहीं हो जाएगा, हाइड्रोजन बदल के नाइट्रोजन नहीं बन जाएगा, ठीक है। एटम का बॉन्ड बन जाता है, एक एटम दूसरे एटम से बॉन्ड बना लेगा, एक एटम दूसरे एटम से चिपक जाएगा, फिर एटम का बॉन्ड टूट जाएगा, जो जो बॉन्ड बना हुआ है वही टूट जाएगा। समझ में आया, बस इतना होता है। इसको देखो ना, अब देखो एक एक्टिविटी है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे तो सवाल आता ही है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक बीकर लो, एक जार लो, ठीक है, ट्रांसपेरेंट जैसा मने वैसा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है लेने से। अब इस जार के अंदर पानी डाल दो, ठीक है, पानी डाल दो। पहले सबसे पहले चीज़, जार को पानी में डालो, सबसे पहले जार के अंदर डालो कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या, चूना, चूना जानते हो, चूना चूना, ठीक है। तो पहले जार के अंदर चूना डालो, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। अब कैल्शियम ऑक्साइड आपने डाल दिया जार के अंदर, कैल्शियम ऑक्साइड। अब ऊपर से पानी डाल दो, ठीक है, और जब जार को छुओगे तो जार गरम गरम लगेगा, ठीक है, बहुत गरम गरम जार लगने वाला है, ठीक है। इसलिए भाई चूना के अंदर पानी डाला जाता है तो उसको बहुत ही केयरफुली रखा जाता है, ठीक है, क्योंकि चूना और पानी का जब रिएक्शन होता है तो बड़ा खतरनाक रिएक्शन होता है। तो चूना को हमने थोड़ा एडवांस बनने के लिए लिख दिया कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। अब देखो ये रिएक्शन दिया हुआ है, क्या लिखा, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विग्रेसली विथ वाटर, मतलब खतरनाक तरीके से वाटर से रिएक्ट करता है, प्रोड्यूस अ सेलेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ इट। क्या है सब बता रहा हूँ, एकदम बेसिक है। मैं तो ये मान के पढ़ा रहा हूँ भैया कि आप कुछ नहीं जानते हो, एकदम वैसे लड़की हो जिसका 40-50% आता है, क्योंकि ऐसा इसलिए मान के पढ़ा रहा हूँ क्योंकि भाई देखो, क्यों ये जो लड़की चलो कि ये टॉपर तो कहीं से पढ़ लेंगे, पर थोड़ा सा दिक्कत होती है इनको बैक बेंचर्स को, ठीक है, तो अच्छा क्वालिटी लेक्चर नहीं मिल पाता है, पढ़ जाते हैं इसके उसके चक्कर में। तो देखते जाओ, अच्छे से समझ में आएगा। कैल्शियम ऑक्साइड मतलब मैंने क्या बताया था, चूना, ठीक है, और पानी का रिएक्शन मतलब H2O, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन प्लस में वाटर के साथ हुआ, तो क्या बना, देखो एरो देखे, CaOH का होल स्क्वायर, इसको इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। अब ये क्या है बताऊंगा, और साथ में ये हीट निकला, ठीक है, तो मेन तो यही बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हीट तो निकला है। तो जब चूना चूना को कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को दूसरा चीज़ कहते हैं क्विक लाइम, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड को, चूना को एक और चीज़ कहते हैं क्विक लाइम, ठीक है। तो जब क्विक लाइम और वाटर का रिएक्शन हुआ तो क्या बना, स्लेक्ट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, ठीक है। क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है भैया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेके चलो कि चूना पानी का रिएक्शन जो प्रोडक्ट बनता है उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ठीक है। स्लेक्ट लाइम कहते हैं, मतलब चूना पानी का जब रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है, तो चूना अपने भीगे हुए स्टेट में आ जाएगा ना, भीगे हुए स्टेट, पहले तो चूना सूखा था लेकिन जब पानी से रिएक्शन करा दिया तो चूना अपने भीगे हुए स्टेट में आ गया, उसको पोतने के लिए काम आ जाएगा, ठीक है, पट्टी करने के लिए, घर में पोताई करने के लिए। तो जो चूना का जो भीगा हुआ स्टेट है उसी को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड वाटर का रिएक्शन हुआ, H2O का रिएक्शन हुआ, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल स्क्वायर बना, सेलेक्ट लाइन बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को सेलेक्ट लाइन कहते हैं, और साथ में हीट एनर्जी निकली, तभी तो गरम गरम लगा था, ठीक है।
अभी देखो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे कहते हैं बताऊंगा। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कॉम्बाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सच एज रिएक्शन विद द सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म टू और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब जब भी दो चीज़ें मिलके एक नई चीज़ बन जाए, जब भी दो चीज़ें मिलके एक नई चीज़ बन जाए तो उसको कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल देखो, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर, ये दो चीज़ मिलके एक नया चीज़ बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड वाटर, ये दो चीज़ मिलके एक नया चीज़ बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब दो चीज़ें मिलके एक नई चीज़ बन गई, ठीक है। अब आ जाओ, इसे क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो पहला रिएक्शन आपका क्लियर हुआ। अभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का कुछ एग्जांपल है, ये रिएक्शन याद कर लो। देखो कि रिएक्शन याद नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि मैं आपको जो एज अ सीनियर गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। अब एक और बात देखो, जो पीले डब्बे में दिया हुआ है इसको मत पढ़ना, क्यों, क्योंकि जीवन में नहीं आएगा। बॉडी मैं डायरेक्ट सीबीएसई ने बोल दिया, तो ऊपर करता हूँ मैं। लेकिन फिर भी अगर आपको लेके चलो कि वो चाहिए, क्या कहते हैं उसको, एज अ नॉलेज के लिए, तो लास्ट में देख लेंगे उसको, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन का कुछ और एग्जांपल है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब दो चीज़ें मिलके एक नई चीज़ बन गई। देखो ना यहाँ पे, जब कोयला को जलाया तो कोयला तो कार्बन होता है ना, कोयला को जलाया तो कोयला जलते ही क्या किया, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लिया और CO2 बना दिया। देखो सी कार्बन जला, कोयला जला तो कोयला जो कार्बन था वो रिएक्ट कर लिया ऑक्सीजन CO2 से, और क्या बना दिया CO2। तो दो चीज़ मिलके एक नई चीज़ बन गई, ठीक है। अब देखो फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 और O2। देखो 2H2 प्लस में O2 दोनों मिलके 2H2 बन गया। तो दो चीज़ मिलके एक नई चीज़ बन गई। पूरा रिएक्शन रट लेना बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में यही पूछ देगा। पीरियोडिक टेस्ट में तो यही पूछते हैं भाई बोर्ड में पूछना आपसे, ठीक है। तो इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन सी दैट द टू और मोर सब्सटेंसेस एलिमेंट्स और कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। वही लिखा हुआ कि दो चीज़ें मिलके नई चीज़ बन जा रही है, इसी को कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब देखो एक और रिएक्शन आता है, इसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ये क्या होता है, ऐसा केमिकल रिएक्शन, ठीक है, जो अगर हुआ तो एनर्जी निकली। ऐसा केमिकल रिएक्शन जो हुआ तो एनर्जी निकली। एनर्जी हीट के फॉर्म में निकल सकती है, लाइट के फॉर्म में निकल सकती है। तो वही चीज़ दिखा हुआ है। देखो एग्जांपल यहाँ देखो, ये रिएक्शन में वापस आओ। कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन हुआ, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बना, साथ में हीट एनर्जी निकली, ठीक है। तो ये रिएक्शन हुआ तो क्या हुआ, एनर्जी निकली हीट के फॉर्म में। तो ये क्या हुआ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब एनर्जी निकल रही है, एनर्जी। केमिकल रिएक्शन हुआ तो एनर्जी निकली, तो हुआ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड वाटर का रिएक्शन हुआ तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बना, साथ में एनर्जी निकली हीट के फॉर्म में, तो हुआ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी सर, आइए आगे बढ़ा जाए, ठीक है। तो अब देखो, अब इसमें दिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल दिया हुआ है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ठीक है। इसको रट लेना, CH4 + 2O2 क्या बना, CO2 + 2H2O, ठीक है। इसको रट लेना, ये क्या है भैया, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस का एग्जांपल एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। रट लेना, ये कोई काम का नहीं है, ठीक है, बस डायरेक्टली पूछ देंगे आपको, ठीक है। अब देखो क्या है कि एग्जाम में एक ही चीज़ याद रखना, जहाँ पे एग्जाम में बोले हैं बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखने के लिए क्वेश्चन में, तो बैलेंस ही लिखना, नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं है बैलेंस, ठीक है। ये देखो, अब एक और चीज़ दिया हुआ है, रेस्पिरेशन। याद रखना, रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों, जब भी रेस्पिरेशन होता है, जब भी खाना हमारे सेल्स के अंदर टूटता है तो एनर्जी निकलती है ना भाई। खाना जब सेल्स में टूटता है तो एनर्जी निकलती है, तो एनर्जी तो निकल ही रही है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल देखो, C6H12O6, ठीक है, क्या है, C6H12O6 प्लस में 6O2, तो 6CO2 + 6H2 प्लस में एनर्जी। तो ये ग्लूकोज है जो कि हमारे सेल में टूटा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। देखो ये ऑक्सीजन है, तो क्या निकला, 6CO2 + 2H2 प्लस में 6H2 प्लस में एनर्जी। तो एनर्जी तो निकली ना, खाना टूटा तो बस जाहिर सी बात है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, रेस्पिरेशन भी। अब डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू द कंपोस्ट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब भी आप कोई वेजिटेबल वेस्ट होता है, मान लो कि कोई आपका कद्दू का छिलका होता है ना, जो मम्मी छिल के फेंक देती हैं बाहर कचड़े में, तो जब यही कोई भी ऐसा वेजिटेबल वेस्ट, कोई भी सब्जियों का कोई वेस्ट होता है, ठीक है, उसको जब सॉइल में फेंक दोगे तो क्या होगा, वो डिकम्पोज होगा। तो जब डिकम्पोज होगा तो वो हीट निकालेगा, हल्का हल्का हीट निकालेगा। तो ये भी तो भैया निकाल ही रहा है एनर्जी। तो ये भी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब कि डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आ जाओ, दो रिएक्शन कंप्लीट किया, अभी और थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। देखिए ये दीदी वाला देखिए भैया तगड़ा है, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि एक आपको एक पत्थर होता है, ठीक है, एक फेरस सल्फेट का आयरन, या फिर फेरस सल्फेट जो होता है, आयरन सल्फेट जो भी कहो। तो जो फेरस सल्फेट FeSO4 का एक पत्थर होता है, FeSO4.7, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, दिखाता हूँ। रिएक्शन आई थिंक दिया नहीं हुआ है, ठीक है। देखो एक FeSO4 फेरस सल्फेट का एक पत्थर होता है, ठीक है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का पत्थर होता है। देखो बनाइए दिखा देता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, ड्रॉ, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं होने ना भाई, देखो मैं यहाँ परीक्षण लिख रहा हूँ इसलिए ऐसा कर रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। राइटिंग थोड़ी ख़राब है भैया, अकोमोडेट कर लीजिएगा। .7H, अरे भाई सॉरी 7H2O, ठीक है, मान लो अरे भाई H है मान लो, ठीक है, हटाओ। तो देखो वही गायब हो गया, 1 मिनट रुक जाओ, वापस लिखता हूँ, थोड़ा छोटा कर लेते हैं ना।
तो एक ग्रीन कलर का एक पत्थर होता है, ठीक है, ग्रीन कलर का पत्थर होता है फेरस सल्फेट का, उसका फॉर्मूला होता है FeSO4.7H2O, याद रखना FeSO4.7H2O। ग्रीन कलर का एक पत्थर होता है जिसको कहते हैं फेरस सल्फेट क्रिस्टल, ठीक है, वो ग्रीन कलर का दिखता है। तो उसका जो फॉर्मूला होता है FeSO4.7H2O, इतना याद रख लेना, ठीक है, काम वही बन जाएगा। अभी अब लोग कर लेते हैं, इतना तो लिख दिया ना, इसको टर्न करते हैं इधर से, चलो ठीक है। तो ये लड़की क्या कर रही है, देखो इसके अंदर एक पत्थर डाला हुआ है, ठीक है, दिख रहा नहीं, पत्थर है, ठीक है, देखो फेरस सल्फेट क्रिस्टल, फेरस सल्फेट क्रिस्टल। तो ग्रीन कलर का एक पत्थर होता है, जब आप उसको हीट करोगे, ठीक है, जब आप FeSO4.7H2 को हीट करोगे, ठीक है, जब आप फेरस सल्फेट को हीट करोगे तो फिर क्या होगा, देखो बताता हूँ। जब आप फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हीट करोगे जो ग्रीन कलर का है, तो फेरस सल्फेट अलग हो जाएगा और 7H2 अलग हो जाएगा। देखो यहाँ पे दिखाता हूँ, एक सेकंड रुक जाना थोड़ा सा, यहाँ पे रिएक्शन लिखने वाला उसको अच्छे से देखो, तो क्या थोड़ा सा देखो यहाँ पे फेरस सल्फर क्रिस्टल जो ग्रीन कलर का पत्थर है, उसका फॉर्मूला क्या है FeSO4.7H2O, ठीक है, यही है ना। जब आप इस पत्थर को हीट करोगे तो FeSO4 अलग हो जाएगा और 7H2O अलग हो जाएगा, और फेरस सल्फेट वापस अपने रियल फॉर्म में आ जाएगा जो वाइट होता है, ठीक है, वही चीज़ होता है। एक रिएक्शन लिख दूँ क्या, लिख देता हूँ, रुक जाओ, शायद प्रॉब्लम को लिखने का जगह ढूंढ लेते हैं, इधर लिख देता हूँ, ठीक है। आराम से रहो भाई, पेशेंटली रखो, पेशेंस रखो, पेशेंस, तभी काम होगा, ठीक है, पेशेंस रखो। FeSO4, रुक जाओ भाई, रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। देखो मैं चाहता तो एडिटिंग करके हटा सकता था, पर रुको लिख देता हूँ रिएक्शन, एक मिनट रुक जाना। ये यार लिखने में बड़ा दिक्कत है, एक सेकंड दोस्त। FeSO4, वही भाई साहब लिख दिया, अरे यार, चलो 4 ऐसा बना दो ना, ठीक है, FeSO4, कोई दिक्कत, ठीक है, डॉट डॉट दिया ही हुआ है वो, वाह मज़ा आ गया, 7H2O, ठीक है भाई, बोरिंग नहीं लग रहा है ना, लग रहा होगा शायद यार, इसमें वो एक रिएक्शन लिख लेने दो, ठीक है, फिर बोरिंग नहीं लगेगा। इसको मान लो रिएक्शन ऐसे कर देता हूँ यार, इधर देता हूँ। तो जब इसको हीट करोगे, ठीक है, जब इसको हीट करोगे FeSO4.7H2O को जब हीट करोगे जो ग्रीन कलर का है, तो हीट का सिंबल ऐसा होता है, दिखाता हूँ, ऐसा होता है हीट का सिंबल, ट्रायंगल, ठीक है, ऐसा होता है। तो ये क्या बन जाएगा, FeSO4 अलग, FeSO4 अलग, ठीक है, और लिख देते हैं और आगे प्लस 7H2O, समझ गए, वो मान लेना वो है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, देखो मैं बना देता हूँ, हटाना रुको, ठीक है। वो अब देखो इसमें डिफरेंस क्या होता है, आपको एक चीज़ बताता हूँ। तो एक बार रिएक्शन देखो, पता चलेगा। FeSO4.7H2O, ठीक है, FeSO4.7H2O, ये ग्रीन कलर का है, इसको जब हीट किया, ठीक है, हीट किया तो FeSO4 अलग और 7H2O अलग। तो जो FeSO4.7H2O इसकी जो बात कर रहा हूँ, इसकी, तो ये ग्रीन कलर का होता है, कैसा होता है, ग्रीन कलर का क्रिस्टल होता है, मैंने बताया भी था। लेकिन जब इसको हीट करते हैं FeSO4.7H2O को, तो FeSO4 अलग और 7H2O अलग। जो FeSO4 होता है ये वाइट कलर का हो जाता है, क्योंकि वाइट कलर का ही इसका रियल फॉर्म है, ठीक है। जब FeSO4 में 7H2O जुड़ता है, तो जब उसका क्रिस्टल होता है, जो FeSO4.7H2O का जो क्रिस्टल होता है, जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल होता है, इसका फॉर्मूला FeSO4.7H2O होता है। ये असल में होता है ग्रीन कलर का, ये अलग ग्रीन कलर का होता है, ये वाला ग्रीन कलर का होता है। इसको हीट करते ही FeSO4 अलग, 7H2O अलग, तो ये वाला जो होता है FeSO4, ये वाइट कलर का हो जाता है, समझ गए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। अभी रेड से इसको हटा देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिस टॉपिक का नाम है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। आ जाओ, इसको लिख के छोड़ दो, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो मैंने बता दिया ना कि जब FeSO4.7H2O फेरस सल्फर क्रिस्टल को हीट करोगे जो ग्रीन कलर का होता है, तो FeSO4 अलग हो जाएगा, 7H2O अलग, और FeSO4 वाइट कलर का हो जाता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आवाज़ लिखते हैं, यही रिएक्शन लिखा हुआ नहीं था, थोड़ी दिक्कत हुई, नो प्रॉब्लम यार, ठीक है। फ़ोन और आदमी हूँ थोड़ा, मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, ठीक है, तो अभी टेंशन मत लो, कोशिश कर रहा हूँ कि तू कितना अच्छा लेक्चर डिलीवर कर सको, जो तुमको यूट्यूब पर डेटा डिटेल में होना पड़ा, थोड़ा सा मैंने देखो करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि देखो ये सब चीज़ें थोड़ी, मतलब क्या बोलूँ, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं होना चाहता। वैसे मेरी इतनी भैया औकात वगैरह भी नहीं है कि किसी को पढ़ा सको, खुद स्टूडेंट हूँ, खुद सीख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अब अगर ऐसा कहूँगा तो अहंकार होगा ना। चलो खैर छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। देखो 2FeSO4, ठीक है, अब क्या किया कि 2FeSO4 को, ये देखो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसे कहते हैं, जहाँ पर एक चीज़ टूट के दो या दो से ज़्यादा नई चीज़ बन जाए, ठीक है। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो चीज़ें मिलके एक नई चीज़ बन जा रही थी, पर डिकम्पोजिशन में क्या होता है, एक चीज़ टूट के दो या फिर दो से ज़्यादा नई चीज़ बन जा रही है। जैसे कि FeSO4, ये देखो ना, ये रिएक्शन देखो ऊपर आओ, देखो यही रिएक्शन देखो, इसमें पता चलेगा। FeSO4.7H2O, इसको हीट किया तो FeSO4 अलग, 7H2O अलग, तो FeSO4.7H2O ये टूट के दो चीज़ बन गया, दो नई चीज़ बन गया, ठीक है, क्योंकि FeSO4 वाइट हो गया, 7H2O, तो ये दो नई चीज़ बन गया, ठीक है। तो
एक चीज़ टूट के एक चीज़ टूट के दो या दो से ज़्यादा नई चीज़ बन जाए, एक चीज़ टूट के दो से ज़्यादा नई चीज़ बन जाए तो उसको कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि FeSO4 और 7H2O हीट किया तो टूट के FeSO4 अलग 7H2O अलग, दो चीज़ बन गया, दो नई चीज़, तो ये हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज करना, डिकम्पोज का मतलब ये था टूटना। इसका एक और एग्जांपल 2FeSO4 जब उसको हीट करोगे तो Fe2O3 बनेगा प्लस में SO2 प्लस में SO3, तो एक चीज़ टूट के तीन चीज़ बन गया, तीन नई चीज़, दो या दो से ज़्यादा नई चीज़ बन जाए तो क्या हुआ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है। एक चीज़ याद रखना, जो कैल्शियम ऑक्साइड याद है, कैल्शियम CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, ये वाला याद करो यार, इतनी जल्दी भूल जाओगे तो कैसे काम चलेगा। इसकी बात कर रहा हूँ, देखो इसकी बात कर रहा हूँ, कैल्शियम ऑक्साइड इस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है ये पता है कहाँ यूज होता है? चूना कहाँ यूज होगा, तुम खुद दिमाग लगाओ, सीमेंट फैक्ट्री में यूज होगा सीमेंट बनाने के लिए, बस ये इतना याद रखो, ये एक फैक्ट है, ठीक है, जो कि नॉर्मली लोग नहीं बताते। सुन लो, इस चीज़ को NCERT में लिखा हुआ है, ठीक है, मुझे भी कहाँ से पता था, NCERT में लिखा तो बताता हूँ, लिखा हुआ पढ़ कर दिखा देता हूँ। देखो इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट द सिंगल रिटर्न ब्रेक डाउन, देखो दिया ही हुआ था यार, फेरस सल्फेट क्रिस्टल FeSO4 7H2O लूजेस वाटर हीटेड कलर चेंजेस, ठीक है, जिसको हीट किया FeSO4 और 7H2O को तो FeSO4 अलग और 7H2O अलग हो गया, ठीक है, वही वही कहा गया है कि भैया एक चीज़ टूट के दो नई चीज़ बन गया तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज़, SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड होता है, SO3 मतलब सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है, इसको याद रखना, एक दो गैसेस, ठीक है। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू द कैल्शियम ऑक्साइड एंड द कार्बन डाइऑक्साइड गैस हीटिंग इज इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसको याद रखना, एक मार्क्स MCQ में पूछता है। यूज इन द वेरियस इंडस्ट्री, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, इज ऑल्सो कॉल्ड एज द क्विक लाइम, याद है ना, इट हैज़ मेनी यूजेस, वंस इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट और व्हेन अ डिकम्पोजर रिएक्शन कैरीज आउट बाय हीटिंग ए थर्मल डिकम्पोजिशन। देखो अगर आप कोई भी चीज़ को, तो देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब क्या होता है कि भैया एक चीज़ टूट के दो या दो से ज़्यादा नई चीज़ बन जा रहा है, लेकिन आप कोई एक चीज़ को तोड़ रहे हो, हीट करके डिकम्पोजिशन करा रहे हो, तो उसको थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे। देखो एग्जांपल, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हीट कर रहे हैं तभी कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट रहा है, दो नई चीज़ में टूट रहा है, तो हीट करने पे हो रहा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हीट करने में जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये देखो, ये इतना इंपॉर्टेंट लेड नाइट्रेट वाला हर बार पूछ देता है, कोई ना कोई फॉर्म में पूछ ही देता है भैया, ठीक है, इसलिए मतलब हर बार, इस बार मेरे एग्जाम में पूछ गया था, ठीक है। देखो मैं डायरेक्ट रिएक्शन से बताता हूँ, एक लेड नाइट्रेट नाम की चीज़ होती है, ठीक है, उसको जब आप हीट, लेड नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है देख लो, 2PbNO3 का होल स्क्वायर फार्मूला होता है लेड नाइट्रेट का। जब उसको हीट करोगे तो 2PbO लेड ऑक्साइड बनेगा, प्लस में 4N2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, प्लस में ऑक्सीजन बनेगा। अब जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, जो जब लेड नाइट्रेट को हीट करोगे तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा और लेड नाइट्रेट टूट जाएगा तीन चीज़ों में, ठीक है। पहले तो लेड ऑक्साइड बनेगा टूट के, दूसरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और एक ऑक्सीजन गैस। तो जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होगा ये होता है ब्राउन कलर का, इसी की वजह से ब्राउन कलर का गैस निकलता है जब हीट करते हैं लेड नाइट्रेट को। देखो यहाँ पे लेड नाइट्रेट को यहाँ पे हीट कर रहा है बंदा, ठीक है, तो हीट करने पे लेड नाइट्रेट टूट जा रहा है तीन चीज़ों में, लेड ऑक्साइड 2PbO प्लस में हमारा 4NO2, ठीक है, इसको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहते हैं, साथ में हमारा O2। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से ये जो ब्राउन फिल्म है वो निकल रही है, तो बोलेगा ब्राउन फिल्म किसकी वजह से आ रही है, तो आइए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से। यही एक्टिविटी में लिखा है, पढ़ लो अच्छे से। एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम, दिस फ्यूम आर द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स, ठीक है, रिएक्शन टेक प्लेस। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट ही तो करके तोड़ रहे हैं ना भाई, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपको MCQ में पूछता, आजकल पहले 3 मार्क्स में पूछता था, लेकिन अब MCQ में पूछ दिया, CBSE अलग ही सिस्टम लगा के रखा है। इसको देखो अच्छे समझो, हम लोग क्या करते हैं, देखो इस चीज़ को समझना पड़ेगा आपको। वाटर है, ठीक है, डिस्टिल वाटर गुड कंडक्टर होता नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी याद करो। हम लोग वाटर को यहाँ पे तोड़ रहे हैं, वाटर का डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, ठीक है, तो वाटर होता है H2O, जब वाटर को तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में वाटर अलग अलग हो जाएगा, तो वाटर को तोड़ना होगा। तो वाटर को तोड़ने के लिए हम लोग हीट नहीं यूज करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके तोड़ रहे हैं ना वाटर को। तो इसमें क्या हो रहा है, डिस्टिल वाटर जो एकदम प्योर वाटर होता है वो गुड कंडक्टर नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो फिर क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, हम लोग क्या करते हैं कि ऐसा लगे चलो कि हम लोग दो ऐसा करके, ठीक है, इसको एनोड कहा जाता है, देखो हमें लिखा हुआ है, रॉड कनेक्ट करते हैं, ग्रेफाइट रॉड, ठीक है। देखो सबसे पहले चीज़ क्या है, ये है एनोड, ये है कैथोड, ठीक है। अब जो बोलूँगा समझो, अच्छे से समझना, ठीक है। सबसे पहले चीज़, डिस्टिल वाटर में हल्का सा एसिड डालते हैं, क्योंकि एसिड पानी में जाते ही H+ आयन देता है, ठीक है। एसिड पानी में जैसे ही जाएगा ना तो वो H+ आयन में वो H+ आयन दे देगा, ठीक है। अगर आपने एसिड वैसे सॉल्ट नहीं पढ़ा तो आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगा, तो इतना जान जाओ कि डिस्टिल वाटर में एसिड डालने से डिस्टिल वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगती है, समझ जाओ इतना। और अगर एसिड वैसे सॉल्ट पड़ रखा है तो तो आप ये चीज़ जान पाओगे कि जब एसिड को पानी में डालते हैं तो एसिड H+ आयन देता है, फ्री आयन H+ आयन, तो वही H+ आयन इलेक्ट्रिसिटी कैरी करती है, तो अच्छा कंडक्टर बनता है। लेकिन नहीं बुझा रहा है तो बस इतना जान जाओ कि हम लोग डिस्टिल वाटर में इलेक्ट्रिसिटी दौड़ नहीं सकती, लाइक जब तक एसिड नहीं डालेंगे। जैसे डिस्टिल वाटर में कुछ ड्रॉप एसिड डालेंगे तो अब डिस्टिल वाटर में इलेक्ट्रिसिटी दौड़ने लगेगी, इतना जान जाओ। तो इलेक्ट्रिसिटी दौड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर डिस्टिल वाटर को तोड़ना है तो डिस्टिल वाटर में पहले थोड़ा सा एसिड डालेंगे,
फिर तोड़ने के लिए क्या करेंगे, डिस्टिल वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए डिस्टिल वाटर में 2 रॉड लगा देंगे। देखो 2 रॉड लगा दिया, इस रॉड को कह दिया एनोड, इसको कह दिया कैथोड, ठीक है। और इस रॉड को कनेक्ट कर दिया बैटरी से कि भैया अब करंट भी तो जा सके डिस्टिल वाटर में रॉड के द्वारा। और जैसे 6 वोल्ट बैटरी कनेक्ट किया तो डिस्टिल वाटर में करंट जाना शुरू हुआ। डिस्टिल वाटर में ऐसे डाल दिया था तो करंट डिस्टिल वाटर फ्लो करना शुरू किया। तो डिस्टिल वाटर जो H2O था ना वो टूटना शुरू हो गया, ठीक है। वो टूटना शुरू हो गया HNO2 में, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन में अलग अलग टूटना शुरू हो गया वाटर, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन गैस था ना वो इस पाइप में, देखो जो जहाँ पर हमारा कैथोड है, कैथोड वाला पाइप, कैथोड वाला जो ये पाइप दिख रहा है ना, ये वाला पाइप, तो कैथोड वाले पाइप के अंदर हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होने लगा और वाटर टूटने लगा इलेक्ट्रिसिटी जाने से। वाटर टूटने लगा किस में, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन गैस है वो हमारा कैथोड में, या देखना हाइड्रोजन गैस कैथोड में कलेक्ट होने लगा टूट के, और ऑक्सीजन गैस एनोड में, इस वाले पाइप में एनोड में, ऑक्सीजन गैस इस ऑक्सीजन गैस इस एनोड में कलेक्ट होने लगा, ठीक है, एनोड पाइप में। और हाइड्रोजन गैस दुगना कलेक्ट हुआ ऑक्सीजन गैस के, क्यों, H2O मॉलिक्यूल में H2 दुगना होता है ना ऑक्सीजन से, इसलिए, ठीक है। तो ये शायद क्लियर हुआ हो, नहीं हुआ हो तो लास्ट में देखेंगे, ठीक है। ये बात को देख लेंगे लास्ट में वापस, ठीक है। और भैया नोट्स बन रहे हैं, बनाते चल रहे हो ना कि दिक्कत हो रही है, नहीं हो रही हो, आओ ये वाला। अब फोटोइलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, पहले हमने हीट का यूज़ करके चीज़ों को तोड़ा, थर्मल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके वाटर तोड़ा, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अभी हम लोग सनलाइट का यूज करके, लाइट का यूज करके चीज़ों को तोड़ेंगे। तो क्या हुआ, लाइट मतलब होता है फोटोइलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। एक चीज़ होती है, एक चीज़ का नाम होता है सिल्वर क्लोराइड, 2AgCl कहा जाता है उसको, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। अब सिल्वर क्लोराइड क्या होता है ना, सिल्वर क्लोराइड को आप एक प्लेट में, चाइना डिश मतलब प्लेट में ले लो, 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड प्लेट में ले लो, देखो जैसे इस बंदे ने लिया है, ठीक है। और इसको सनलाइट में आकर रख दो, ठीक है, इस प्लेट को। तो सिल्वर क्लोराइड पर जैसे सनलाइट पड़ेगा तो सिल्वर क्लोराइड टूट जाएगा सिल्वर और क्लोराइड में अलग अलग, समझ गए। सिल्वर क्लोराइड पर जैसे सनलाइट पड़ेगा तो सिल्वर क्लोराइड टूट जाएगा सिल्वर और क्लोराइड में अलग अलग। दिखा देता हूँ रिएक्शन, होगा ही, देखो ब्रोमाइड का दिया है, देखो एक क्लोराइड, देखो इस चीज़ को अच्छे से देखोगे समझ में आएगा। सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड पे जैसे सनलाइट पड़ा, ठीक है, तो सिल्वर क्लोराइड टूट गया सिल्वर और क्लोराइड में अलग अलग। तो सिल्वर क्लोराइड का एक्चुअल कलर था वाइट, लेकिन जब सिल्वर क्लोराइड पे सनलाइट पड़ा और सिल्वर क्लोराइड टूट गया सिल्वर क्लोराइड में अलग अलग, तो एक्चुअल सिल्वर कलर हो गया ग्रे, ठीक है। इस तरीके से सिल्वर ब्रोमाइड नाम की चीज़ होती है, उसको भी आप प्लेट में लो और जाके उस प्लेट को रख दो सनलाइट में। अब जब सिल्वर ब्रोमाइड पर सनलाइट पड़ेगा तो सिल्वर ब्रोमाइड टूट जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड में अलग अलग। सिल्वर ब्रोमाइड का भी कलर वाइट कलर का होता है, और जब टूटेगा सिल्वर ब्रोमाइड में अलग अलग सनलाइट पड़ने के बाद, तो सिल्वर कलर कैसा हो जाएगा, ग्रे हो जाएगा, बस। तो इस रिएक्शन को कहाँ यूज करते हैं, ये रिएक्शन यूज़ होता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। ये रिएक्शन यूज़ होता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, इसको याद रख लो, ठीक है। देखा ये देखो, सिल्वर ब्रोमाइड वाला सिल्वर ब्रोमाइड 2Ag Br, सिल्वर ब्रोमाइड सनलाइट पड़ा तो 2Ag + Br2 में टूट गया। द अबव रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, व्हाट एनर्जी कॉजेज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जाहिर सी बात है लाइट से हो रहा तो फोटोइलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, ये पढ़ने की जरूरत नहीं थी, होने से पहले कभी क्वेश्चन नहीं आया। ये क्वेश्चन का जरा आंसर तो भैया कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बड़ा फैला है ना, थोड़ा मतलब दिमाग लगाने वाला है। और सॉल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस यूज फॉर वाइट वाशिंग के लिए यूज होता है। नेम सब्सटेंस एक्स फार्मूला रिएक्शन विद एक्स अबव विथ वाटर, याद करो रिएक्शन वाटर का रिएक्शन, कोई वाइट सब्सटेंस वाटर, चूने की बात हो रही है भैया, एक्स मतलब चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, सेलेक्ट इसको क्विक लाइम, ठीक है, क्विक लाइम, ठीक है, क्विक लाइम का रिएक्शन में वाटर था तो क्या बना, सेलेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। वाई इज द अमाउंट ऑफ गैसेस कलेक्टेड इन वन टेस्ट ट्यूब एक्टिविटी, वो तो बता दिया था ना, याद करो, वाटर टूट रहा था। अब चैप्टर के लमसम कगार पे पहुंच चुके हैं, चैप्टर का लमसम खत्म होने वाला है, चीज़ों को उसके बाद पीओ यूज़ करेंगे दबा के, तीनों टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, देखो आपको इसमें क्या किया गया एक्टिविटी बताता हूँ। ये जो ब्लू ब्लू पानी दिख रहा है ना, ट्यूब में जो ब्लू ब्लू पानी दिख रहा है, ये पानी, ये घोल है कॉपर सल्फेट का। और जब इसके अंदर हमने 2 आयरन नेल डाला, ठीक है, तो क्या पता क्या बन गया, तो बन गया ये जो सॉल्यूशन था कॉपर सल्फेट का, ये बन गया आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन, और कॉपर आके आयरन नेल में चिपक गया। समझ नहीं पा रहे हो, बताता हूँ, देखो यहाँ पर रिएक्शन दिया हुआ होगा, हाँ देखो, आयरन का रिएक्शन हुआ कॉपर सल्फेट साथ, ठीक है, तो आयरन सल्फेट बन गया, तो आयरन सल्फेट बन गया, कॉपर अलग हो गया, क्यों होता है, देखो अब इस चीज़ को अच्छे से समझना, जब समझ में इस रिएक्शन से आ जाएगा। देखो क्या किया गया, आयरन मोर रिएक्टिव देन कॉपर, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है देन कॉपर से, आयरन बहुत पावरफुल है कॉपर से। तो जब आयरन का रिएक्शन हुआ कॉपर सल्फेट से, तो आयरन कॉपर को उसके जगह से हटा दिया, आयरन कॉपर उसके जगह से हटा दिया, आयरन कॉपर को उसकी जगह से हटा दिया, उसका जगह ले लिया। तो पहले कॉपर सल्फेट था, रिएक्शन में आयरन था, तो आयरन कॉपर को हटा दिया, उसकी जगह से उसका जगह ले लिया, तो बन गया आयरन सल्फेट, और कॉपर अलग हो गया तो कॉपर अलग हो गया, ठीक है।
समझ गया? इस तरीके से मतलब कि हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को उसकी जगह से हटा देता है और उसका जगह ले लेता है। आयरन कॉपर को उसकी जगह से हटा दिया, उसका जगह ले लिया, इसलिए आयरन सल्फेट और कॉपर, आयरन सल्फेट बन गया, कॉपर अलग हो गया। इस तरीके से ये रिएक्शन में भी यही हुआ था कि जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन ने डाला तो आयरन ने क्या किया कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को हटा के उसका जगह ले लिया, तो आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बन गया और कॉपर अलग हो गया, तो कॉपर जाके आयरन पे चिपक गया। इससे जो आयरन नेल था उसका कलर ब्राउन ब्राउन हो गया क्योंकि उस पर कॉपर चिपक गया। देखो कॉपर चिपक गया, समझ गया ना? कोई दिक्कत हुई नहीं? हुई होगी। इसको कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। ऐसा ही और दो दो रिएक्शन है, ठीक है। मेन तो यही है, लेकिन मान लो आ गया तो भैया रिस्क लेना है, ठीक है। एक साल आराम से पढ़ो ना, ठीक है। Zn प्लस में CuSO4, ठीक है। जिंक का रिएक्शन CuSO4, जिंक मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो जिंक क्या करेगा? जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, ज़्यादा पावरफुल है कॉपर से, तो जिंक कॉपर को हटाएगा, उसका जगह ले लेगा, बस खत्म बात। तो जिंक सल्फेट बन गया और साथ में कॉपर अलग। लेड प्लस में कॉपर क्लोराइड, तो लेड कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो लेड कॉपर को हटाएगा, उसका जगह ले लेगा। लेड क्लोराइड PbCl2 प्लस में Cu, ठीक है। अब यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है, जिंक एंड लेड मोर रिएक्टिव कॉपर से डिस्प्लेस कर रहे हैं कॉपर को। अब है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इसको अच्छे से देखोगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ईजी है, समझ पाओगे अच्छे से। अगर अच्छे से देखोगे तो समझ पाओगे, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट, पहले आपको ये एक्टिविटी बता देता हूँ, ठीक है। एक मतलब देखो, एक बेरियम को आपको यहाँ पर डायरेक्टली से बताता हूँ, ऐसे शायद समझ में नहीं है। सोडियम सल्फेट, ठीक है, सोडियम सल्फेट इसका सॉल्यूशन था, ठीक है, इसका घोल था, और बेरियम क्लोराइड का घोल था। दोनों को मिक्स किया ना जब, तो बेरियम सल्फेट बन गया और सोडियम क्लोराइड। बेरियम सल्फेट जो था वो बेरियम सल्फेट बन गया सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब देखो क्या होता है इसमें, डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों हुआ? देखो, जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन हुआ, ठीक है, तो सोडियम है, सोडियम के सामने कौन है मुझे बताओ? सोडियम ये है, तो सोडियम के सामने क्लोराइड है ना, और बेरियम के सामने सल्फेट, एकदम सामने सामने देखो, तो सोडियम के सामने क्लोराइड है कि नहीं? और देखो यहाँ पे बेरियम के सामने सल्फेट है, SO4 है, बेरियम के सामने SO4 है, और Na2 के सामने Cl2 है, एकदम सामना, ठीक है, एकदम सामने देखोगे तो फिर दिखाता हूँ, एकदम अच्छे से कोशिश करते हैं ट्राई करने का। लेट्स गो। देखो, सोडियम के सामने क्लोराइड है ना, सोडियम के सामने क्लोराइड है, Na2 के सामने एकदम सामने क्लोराइड है, और बेरियम के सामने सल्फेट है, Ba के सामने SO4 है। तो सामने सामने वाले दोस्ती कर लेते हैं और साथ में लिख जाते हैं। सोडियम के सामने था क्लोराइड, तो दोनों दोस्ती करके सोडियम क्लोराइड लिखेंगे, और बेरियम के सामने था सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट लिखा जाएगा। यही चीज़ है डबल डिस्प्लेसमेंट, और ज़्यादा मत जान, ठीक है। यही चीज़ है, बस इतना जान जाओ, ठीक है। अब इसको अगर एकदम एडवांस में लिखना तो कैसे लिखेंगे, डेफिनेशन बता दूंगा, डेफिनेशन नहीं पूछेगा, समझ गया? देखो यहाँ पे बेरियम के सामने सल्फेट था, तो दोनों दोस्ती कर लिया, बेरियम सल्फेट लिखा गया। सोडियम के सामने क्लोराइड था, तो सोडियम क्लोराइड लिखा गया, दोनों दोस्ती कर लिया, बस। लेकिन जो बेरियम सल्फेट बना ना, एक बात याद रखना, जो बेरियम सल्फेट बना, बेरियम सल्फेट, ये बेरियम सल्फेट एक लेके चलो कि एक वो था, मतलब ये पानी में घुल नहीं रहा था, ठीक है, एक गट्टी ऐसा बन गया था जो पानी में घुल नहीं रहा था। तो जो जो अगर कोई रिएक्शन में, ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन में कोई ऐसा चीज़ बन जाए जो कि पानी में ना घुले, तो उस चीज़ को प्रेसिपिटेट कहता है, जो पानी में घुलता नहीं है, ठीक है। तो इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहेंगे। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्यों कहेंगे? क्योंकि इसके अंदर प्रेसिपिटेट बन गया जो कि पानी में घुल नहीं रहा है, डिजॉल्व नहीं हो रहा है, और बेरियम सल्फेट एक प्रेसिपिटेट है। समझ गए? ये रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, कि सामने सामने वाले दोस्ती करके मस्त एकदम साथ में लेके जाते हैं, ठीक है। ये देखो, अब इसमें क्या होता है, अगर डायरेक्टली एकदम एडवांस में लिखना है कि भाई एकदम एडवांस है, तो बोलना है कि इसमें आयंस का एक्सचेंज होता है, आयंस का एक्सचेंज, समझ गए? कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक है। आ जाओ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात किया जाए तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, ठीक है। अब मैं आपको एक एकदम लेके चलो कि क्या होगा, बढ़िया समझाऊंगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ जाना, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ जाना, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ में ऑक्सीजन जुड़ गया तो उसका ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। और रिडक्शन का मतलब होता है ऑक्सीजन का हट जाना, कोई भी चीज़ से ऑक्सीजन अगर हट गया, कोई भी चीज़ से ऑक्सीजन निकल गया तो रिडक्शन हो गया, ठीक है। इसको और डिटेल में समझेंगे। देखो, कॉपर लिया, ठीक है, इसने क्या किया, एक चाइना डिश में, एक कटोरे में कॉपर ले लिया, कॉपर पाउडर, उसको हीट किया, तो कॉपर ने ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बना दिया, ठीक है। तो कॉपर ऑक्साइड कैसा होता है? ब्लैक कलर का होता है। तो कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ गया ना, कॉपर को जब हीट किया तो कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ गया, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया, कि कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ गया, ठीक है। अब देखो और चीज़, एक और देखो यहाँ पे, कॉपर में कॉपर को, तो कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ गया, तो कॉपर ऑक्साइड बन गया। कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है, कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है, और कॉपर रेडिश ब्राउन होता है। तो कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ गया तो कॉपर ऑक्साइड बन गया, और कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन जुड़ जाना, ठीक है। अब देखो,
जब आप कॉपर ऑक्साइड से हाइड्रोजन गैस पास करोगे, देखो जब कॉपर ऑक्साइड से हाइड्रोजन गैस पास करोगे तो वापस कॉपर में से ऑक्सीजन तो वापस जो कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन अलग हो जाएगा और इधर H2O बन जाएगा। तो कॉपर में से ऑक्सीजन हट गया, कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, कॉपर ऑक्साइड बना हुआ था। जैसे ही कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन हाइड्रोजन गैस से कराया तो कॉपर में से ऑक्सीजन हट गया, कॉपर में से ऑक्सीजन हटा कि नहीं? तो कॉपर में से जैसे ही ऑक्सीजन हटा तो क्या हुआ, कॉपर का रिडक्शन हो गया ना भैया, कॉपर में से ऑक्सीजन हट गया तो। और एक और बात याद रखना, अगर हाइड्रोजन जुड़ता है तो रिडक्शन कर देता है, हाइड्रोजन जुड़ता है तो रिडक्शन हो जाता है। और अगर लेके चलो कि मर गया होता है, अगर हाइड्रोजन हटता है तो ऑक्सीडेशन हो जाता है। इसमें देखो, इसमें हाइड्रोजन जुड़ा ना तो रिडक्शन कर दिया कॉपर का, ठीक है। और वही अगर हाइड्रोजन हटता कोई चीज़ से, ठीक है, तो उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, एकदम उल्टा हो गया। हाइड्रोजन हटा तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन जुड़ा तो रिडक्शन, ऑक्सीजन जुड़ा तो ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन हटा तो रिडक्शन, ठीक है। अब आ गया भैया रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। ड्यूरिंग द रिएक्शन द कॉपर ऑक्साइड इज लूज ऑक्सीजन, जब वही चीज़ लिखा हुआ है भाई, वही चीज़ लिखा हुआ है, एकदम देख लो, एक शब्द एनसीईआरटी से ऊपर नहीं पढ़ाऊंगा। अब देखो, एक चीज़ होता है रिडॉक्स रिएक्शन, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो साथ में हो, मतलब ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर एक सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीजन जुड़ रहा हो और एक के अंदर ऑक्सीजन हट रहा हो, सेमी केमिकल रिएक्शन में, तो उसको कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल देखो, ये रिएक्शन हुआ ना, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का रिएक्शन हुआ, ठीक है। तो इसमें कॉपर में से ऑक्सीजन हट गया, तो कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हट गया तो कॉपर वापस बन गया और H2O। तो कॉपर में से ऑक्सीजन हट गया था ना, तो कॉपर का रिडक्शन हो गया और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया तो ऑक्सीडेशन हो गया। सेम ही केमिकल रिएक्शन में एक सब्सटेंस में ऑक्सीजन जुड़ गया और एक सब्सटेंस से ऑक्सीजन हट गया, ठीक है। तो एक सब्सटेंस का सेमी केमिकल रिएक्शन में एक सब्सटेंस का रिडक्शन हो गया और एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो गया, तो इसको कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब ऐसा केमिकल रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ में हो, उसको कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। मतलब एक सब्सटेंस में ऑक्सीजन जुड़ रहा हो और एक से ऑक्सीजन हट रहा हो, ठीक है, सेमी केमिकल रिएक्शन में, उसको कह देंगे रिडॉक्स रिएक्शन। देखो, कॉपर में से ऑक्सीजन हट रहा है और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, सेमी केमिकल रिएक्शन में, इसको रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। अब आ जाओ नेक्स्ट चीज़, ये देखो, ये भैया, ये तो एक कुछ और एग्जांपल है कि जिंक ऑक्साइड में कॉपर जब जोड़ा तो क्या हुआ, जाहिर सी बात है जिंक का रिडक्शन हो गया, जिंक में से ऑक्सीजन हट गया, ठीक है। अब उसके बाद और जो हमारा ये और सॉरी मतलब जिंक ऑक्साइड में जो हमारा वो था, क्या कहते हैं उसको, कार्बन है ना ये, ठीक है। तो जिंक ऑक्साइड में जब जिंक ऑक्साइड से कार्बन का रिएक्शन होगा तो जिंक ऑक्साइड में से मतलब जिंक में से ऑक्सीजन हट गया, तो जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हट गया तो वापस जिंक बन गया। तो मतलब जो जिंक में से ऑक्सीजन हट गया मतलब जिंक का रिडक्शन हो गया और कॉपर में मतलब सॉरी कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया। ये देखो, ये भी MnO2 प्लस में 4HCl इक्वल टू MnCl2 प्लस में 2H2O प्लस में Cl2, ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना। आ जाइए दोस्त लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर में, तो कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं और उसके बाद हम इसको PYQ करेंगे आराम से, तो मजे करेंगे PYQ करके, तो ठीक है। हैव यू ऑब्जर्व्ड द इफेक्ट्स ऑफ द ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन एवरीडे लाइफ? चलो देखो, कोर्जन किसे कहते हैं? कोर्जन मतलब होता है जंग लग जाना, समझ गए? एकदम एकदम मैं आपको उसमें दे रहा हूँ, मतलब बेसिक वर्ड, एकदम नर्सरी वाला वर्ड। कोर्जन मतलब होता है जंग लग जाना। आयरन में देखते हो कि आयरन का कोई ग्रिल उरिल है तो उसमें जंग लग जाता है, ठीक है, तो कोरोजन हो गया। तो जंग लगता कैसा है? मेटल्स अपने एटमॉस्फेरिक सब्सटेंस से रिएक्ट करता है, मेटल अपना एटमॉस्फेरिक सब्सटेंस से रिएक्ट करता है, मेटल एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन वाटर वगैरह से रिएक्ट करेगा और खराब हो जाएगा, इसी को कोरोजन कहा जाता है। जैसे कि आयरन हमारा मतलब एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट वाटर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, वाटर ऑक्सीजन से, और उसमें जंग लग जाता है, तो यही कोरोजन है कि मेटल अपने एटमॉस्फेरिक सब्सटेंस से रिएक्ट करता है, मेटल एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट सब्सटेंस से रिएक्ट करता है और खराब हो जाता है, इसी को कोरोजन कहा जाता है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व द आयरन आर्टिकल एंड शाइनी व्हेन न्यू, बट वो शाइनी होता है जब न्यू होता है आयरन आर्टिकल्स वगैरह, तो बट कुछ समय बाद तो रेडिश ब्राउन पाउडर से मतलब दिखने लग जाते हैं उनके ऊपर, रेडिश ब्राउन पाउडर मतलब कि उस पर रस्ट हो जाता है, आयरन का रस्ट हो जाता है, आयरन पर जंग लग जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज द रस्टिंग ऑफ आयरन, कोरोजन। सम अदर मेटल आल्सो गेट ट्रेनिश्ड इन दिस मैनर, हैव मतलब ऐसे खराब हो जाते हैं बहुत सारे मेटल, ठीक है। ये बोला गया कि भैया हैव यू नोटिस द कलर ऑफ द कोटिंग फॉर्म सर कॉपर एंड सिल्वर, इसको आप और भी डिटेल में पढ़ोगे चैप्टर 3 मेटल एंड मेटल में, ठीक है। कोर्जन यहाँ पे जितना मैं बताया था उतना काम हो गया, लेकिन कोर्जन से दिक्कत क्या होता है? कोर्जन से भैया कार बॉडी नया कार अगर नॉर्मल कोई आदमी खुला छोड़ के चला गया, उसका कार तो गया, पूरा जंग लग गया है, ठीक है। तो ये सब दिक्कत है। आयरन के जो पुल्स होते हैं, आयरन के जो ब्रिजेस होते हैं, वो सब कमज़ोर हो जाते हैं, तो ये सब कुछ दिक्कत है। एजेंसिडिटी, ठीक है, लास्ट टॉपिक है, फिर NCERT कंप्लीट कर रहा हूँ क्वेश्चन उसमें, ठीक है। रेंजिडिटी, ठीक है। अब रेंजिडिटी किसे होता है भैया? रेंजिडिटी का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा खाना जिसके अंदर ऑयल है, कोई भी ऐसा खाना, एग्जांपल सब्जी में ऑयल होता है कि नहीं, तेल होता है कि नहीं, फैट भी होता है। तो जब सब्जी को लंबे समय तक के लिए खुला छोड़ दोगे, एक दो घंटे के लिए, तो सब्जी में ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, तो सब्जी में क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। और बड़ा गंदा खाने में सब्जी लगेगा, बड़ा गंदा स्मेल करेगा, एकदम मान लो जहरी बन जाएगा, मत ही खाना, वो बुखार लग जाता है खाने से। तो कोई भी ऐसा खाना, कोई भी ऐसा फूड जिसके अंदर ऑयल या फैट हो,
और उसको लंबे समय तक के लिए खुला छोड़ दोगे तो उस फूड के अंदर ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और फिर वो फूड बड़ा गंदा स्मेल करेगा। इसी को कहा जाता है रेंजिडिटी, इसी प्रोसेस को, ठीक है। तो इसको प्रिवेंट कैसे किया जाता है, आप फ्रीजर में रख दो फूड को, ठीक है, फिर कोई भी प्लास्टिक में टाइटली पैक करके रख दो। और बड़ी बड़ी कंपनियां जो अपना लेज वेज जो होता है ना, लेज वेज उसको कैसे प्रोटेक्ट करती हैं, तो अपना मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं अपना लेज वगैरह चिप्स वगैरह को एक पैकेट में टाइटली पैक कर देती हैं और उस पैकेट में नाइट्रोजन गैस भर देती हैं। नाइट्रोजन गैस होने से उस चीज़ में जो भी उनका फूड होता है उसके अंदर ऑक्सीजन लगे जुड़ता नहीं है, ठीक है, फूड का उनका ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ठीक है। समझ गए ना कैसे होता है। एक तो भैया आप रेफ्रिजरेटर में रख लो, फ्रिज में। दूसरा चीज़ क्या करो कि आप टाइटली कोई चीज़ में पैक कर दो। वो कंपनियाँ करती हैं कि अपना ही कोई फूड को टाइटली पैक कर देंगे प्लास्टिक में, और प्लास्टिक में नाइट्रोजन गैस भर देंगे। अब उस फूड का ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं नाइट्रोजन गैस भरने से। आ जाओ, व्हाई डज द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन आयरन नेल इज डिपेंड, कि आयरन नेल को जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालो तो क्या हुआ, सिग्नल डिसल्फरेशन हुआ। मतलब कि क्या हुआ भैया, जो आयरन था वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटाया, उसका जगह ले लिया, आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर हमारा अलग हो गया। तो कॉपर जाके आयरन के नेल पे चिपक गया, ठीक है, और कॉपर सल्फेट और आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। और गिवन एग्जांपल डबल डिस्मेंस रिएक्शन मैंने दिया ही था ना, सोडियम सल्फेट बेरियम का रिएक्शन हुआ तो सोडियम के सामने था क्लोराइड तो सोडियम क्लोराइड बन गया, दोनों दोस्ती कर लिया। बेरियम के सामने सल्फेट तो बेरियम सल्फेट दोस्ती करके बेरियम सल्फेट बन गया। तो बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट था जो पानी में घुल नहीं रहा था, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी था। वाई डू यू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, वो क्यों बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशन को, जाहिर सी बात है फॉलो करने के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, डिफिनेशन याद कर लेना, मास इज नाइदर वेकेटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, याद रखना, जो रिएक्टेंट का मास होता है वही प्रोडक्ट का मास होता है। मैंने बताया अगर रिएक्टेंट 20 ग्राम का है तो भाई प्रोडक्ट 20 ग्राम का निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है, अब उसके साथ में केमिकल रिएक्शन बैलेंस करने को दिया। बैलेंस हम लोग बाद में कर रहे होंगे, बताऊँगा बैलेंस कैसे करना है, क्योंकि भी बैलेंस वाला थोड़ा सा आपको वो दिखाना पड़ेगा किस तरीके से किया जाता है, ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिकली। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन वाला आया, वाई डू ई रब अ मैग्नीशियम रिबन विद द सैंड पेपर। जाहिर सी बात है मैग्नीशियम ऑक्साइड क्लियर मैग्नीशियम रिबन से हटाने के लिए, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन होता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर अपने ऊपर बना लेता है, तो जलने में दिक्कत होता है। तो इसलिए सैंड पेपर से रब करके उसी मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को हटाता है मैग्नीशियम रिबन से कि अच्छे से जल सके। वाई टू कीप मैग्नीशियम रिबन अवे फ्रॉम आवर आइज, अपनी आंखों से मैग्नीशियम रिबन जब मैग्नीशियम रिबन जल रहा होता है तो उसमें अपना आँख हल्का दूर क्यों रखते हैं, फिर चश्मा क्यों लगाते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन बर्न विद द डेजनिंग वाइट फ्लेम। मैग्नीशियम रिबन एक बहुत ही चमकीला वाइट कलर का आग के साथ जलता है, और वो जो आग निकल रहा है चमकीला वाइट कलर का, वो हमारे आंखों के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। 2025 में आया हुआ क्वेश्चन देखो भैया, सेलेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू अबाउट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। क्यों ये ट्रू नहीं है भाई मैग्नीशियम रिबन के बर्निंग की वजह से, मतलब ऐसा स्टेटमेंट सेलेक्ट करो जो कि मैग्नीशियम रिबन जब बर्न होता है तो वो ट्रू नहीं है स्टेटमेंट है, तो इट बर्न विद डेजिंग वाइट फ्लेम में तो ट्रू है भैया, ये तो हो ही नहीं सकता। अ वाइट पाउडर इज फॉर्म ऑन बर्निंग, बात सही, वाइट पाउडर फॉर्म होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है। इज इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डी नंबर देखो मैं डी नंबर पढ़ रहा हूँ, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, हाँ भैया है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। लेकिन अब ये ए बी और डी, जो डी है ये तो भैया सही है, लेकिन गलत कौन हुआ, तो फिर एक ही ऑप्शन बचा सी, तो सी गलती हो गया, ठीक है। ये क्विकलाइम वाटर वाला रिएक्शन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है, देखो आज देखते हैं कैसे हुआ क्विकलाइम वाटर का रिएक्शन, ठीक है। अब देखो भैया, द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसमें सेलेक्ट करना है द बैलेंस केमिकल इक्वेशन सो इन रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम एंड वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन कौन सा है भैया, देखो ना, दिखता नहीं है, ये लो देखो, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर CaO प्लस में H2O CaOH का होल उसका प्लस में हीट एनर्जी निकली, ठीक है, बोला ना सही है। चलो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ये 2023 में आया हुआ है। और आ जाओ, और इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही वाला मैंने PDF से क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें रहता है। अभी आपको 2026 का भी क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, मतलब 25 का जो लेटेस्ट वही क्वेश्चन है ना वो भी कराऊंगा, पर ये इंपॉर्टेंट वाला करके निपटाते हैं, जो इंपॉर्टेंट है उसको खत्म करते हैं ना। सर द फॉलोइंग प्रोसेस इन विच अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज इन्वॉल्व। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब दो चीज़ें मिलके एक नई चीज़ बन गई, देखो कौन सा प्रोसेस है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, नहीं भैया ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी तुरंत पड़ा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, और सिल्वर ब्रोमाइड का डिकम्पोजिशन हो रहा था जब सनलाइट में लेके जा रहे थे, तो वो तो नहीं हो सकता, ठीक है। बर्निंग ऑफ मीथेन, बर्निंग ऑफ मीथेन याद नहीं है, CH4+2O2 वाला गैस, ये तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है, NCERT में देखना। बर्निंग ऑफ कोल, हाँ ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्यों, जब कोल तो कार्बन होता है, जब जलाते हैं तो कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CO2 बनाता है, तो दोनों दो चीज़ मिलकर कार्बन ऑक्सीजन, दोनों दो चीज़ मिलकर CO2 बन गया, दो चीज़ मिलके एक नई चीज़ बन गया, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन बर्निंग ऑफ कोल। क्योंकि डाइजेशन ऑफ फूड जो हमारा हो रहा है ये क्या भैया, ये भी हमारा नहीं है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आ जाओ 2024 में आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एक्स ऑब्टेन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एक्स ऑब्टेन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। आ जाओ, ठीक है, देखते हैं भैया कौन सा प्रोडक्ट है, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जब कैल्शियम कार्बोनेट को CaCO3 को जब हीट किया, तो CaCO3 को जब हीट करते हैं तो याद रखना कि ये टूट के दो चीज़ में बन जाता है, CaCO3 को जब हीट करते हैं तो डिकम्पोज होकर दो चीज़ में बन जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड मतलब जो चूना था और साथ में CO2 गैस, तो कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम बनेगा, ठीक है। एक्स यहाँ पे क्विकलाइम होगा, ठीक है, एक्स यहाँ पे क्या होगा भैया, क्विकलाइम होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट शीट हो गया, एक्स यहाँ पे क्विकलाइम होगा। नेक्स्ट शीट देखो,
What is observed when hydrated ferrous sulfate crystal are heated in the dry boiling test tube balance chemical equation so that मतलब कि जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल था ग्रीन कलर क्रिस्टल FeSO4.7H2O उसको जब हीट करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा। तो जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल FeSO4.7H2O था वो ग्रीन कलर का था, उसको जब हीट किए तो FeSO4 अलग हो गया, 7H2 अलग हो गया, ठीक है। और FeSO4 वाइट, जो FeSO4 अलग हुआ वो FeSO4 वाइट कलर का था, ठीक है। वही चीज़ लिखा हुआ देखो यहाँ पे, वही रिएक्शन देखो मेरा कि जो FeSO4.7H2O है इसको जब हीट किए तो FeSO4 अलग, 7H2 अलग, FeSO4 ग्रीन था ये वाइट हो गया FeSO4, ठीक है। FeSO4.7H2O ग्रीन था ये वाला वाइट हो गया FeSO4 जो टूटा, ठीक है। List the possible sources of energy required in decomposition reaction. Illustrate any one suitable example. Decomposition मतलब तोड़ने का काम किस किस तरीके से किया जा सकता है। पहले तो हीट देके तोड़ सकते हो, दूसरा पहले हीट देके याद करो, हीट देके तोड़ सकते थे। दूसरा हम लोग क्या दूसरा कैसे, दूसरा हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ सकते थे, वाटर तोड़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी से। और तीसरा लाइट का यूज़ करके तोड़ रहे थे, कैसे लाइट का यूज़ करके, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्रोमाइड, ठीक है। तो एक तो हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी। तो अब हीट में एक हीट लिख करके हीट का यूज़ करके तोड़ सकते थे, तो हीट लिख करके एक एग्जाम्पल लिख दो, उसके बाद लाइट लिख करके एक एग्जाम्पल लिख दो, फिर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके कैसे तोड़ सकते हो उसका एग्जाम्पल लिख दो डिकम्पोजिशन में। 2025 में आया था, 26 में भी आता, ये आया बोलता। The product obtained when lead nitrate is heated in dry boiling test tube. जब 2PbNO3 का होल स्क्वायर याद करो जिसमें ब्राउन फ्यूम्स निकल रहा था, उसको जब हीट करेंगे तो क्या क्या मिलेगा, तो लेड ऑक्साइड मिलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है। देखो ये वाला डी नंबर, देखो ये वाला आ गया ना, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आ जाओ। While electrolyzing the water before passing the current, some drop of an acid are added. Why? Name the gases liberated at the cathode and the anode. Write the relationship between volume of gases collected at the cathode and anode. मतलब ये बोल रहा है कि वाटर, डिस्टिल वाटर को तोड़ने से पहले, डिस्टिल वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करने से पहले डिस्टिल वाटर में कुछ एसिड, कुछ ड्रॉप ऑफ एसिड क्यों डालते हैं, क्योंकि डिस्टिल वाटर गुड कंडक्टर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का, डिस्टिल वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट नहीं हो सकता है। लेकिन जैसे डिस्टिल वाटर में कुछ ड्रॉप ऑफ एसिड डालेंगे तो डिस्टिल वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट होने लग जाएगा। क्यों होने लग जाएगा, थर्ड चैप्टर में पढ़ लेना, ठीक है। अब इसका बता देता हूँ, मान लो कि पढ़ लिया होगा तो, क्योंकि जब हम लोग एसिड, कुछ ड्रॉप ऑफ एसिड डिस्टिल वाटर में डालते हैं, एसिड पानी में जाते ही H+ साइन देता है, फ्री H+ साइन, वही H+ साइन इलेक्ट्रिसिटी कैरी करता है। नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टिल वाटर में एसिड इसलिए डाला जाता है क्योंकि डिस्टिल वाटर में एसिड डालते ही डिस्टिल वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी लेके चलो कि हमारा दौड़ना शुरू हो जाता है। इस डिस्टिल वाटर में हम लोग लेके चलो कि इलेक्ट्रिसिटी डालते हैं, मतलब डिस्टिल वाटर में एसिड डालते हैं, ठीक है। समझ गया ना, थोड़ा सा होता है यार, ठीक है। डिस्टिल वाटर में इसलिए एसिड डालते हैं क्योंकि डिस्टिल वाटर में एसिड डालते ही डिस्टिल वाटर में इलेक्ट्रिसिटी दौड़ना शुरू हो जाता है। अब देखो क्या होता है, जैसे डिस्टिल वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं एसिड डालने के बाद, तो डिस्टिल वाटर टूटने लग जाता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तो किसमें टूटता है, H2O वाटर क्या है H2O, तो वाटर टूटने लग जाएगा, H2O टूटने लगेगा, H2O जो है टूटने लग जाएगा, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस में अलग अलग। हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होगा कहाँ पर, कैथोड वाले ट्यूब में, कैथोड वाले ट्यूब में। ऑक्सीजन गैस देखो यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होगा इसमें, देखिए सर, हाइड्रोजन गैस इसमें कलेक्ट होगा, कैथोड वाला ट्यूब है। ऑक्सीजन गैस एनोड वाला ट्यूब में। हाइड्रोजन गैस दुगना कलेक्ट होगा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन गैस, एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन गैस, क्योंकि H2O मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन दुगना है, ठीक है। मस्त रिवीजन हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं, ऐसे ही रिवीजन होगा भैया। आ जाओ, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, मतलब कि दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन, लेकिन आसान है। सिल्वर क्लोराइड केप्ट इन द चाइना डिश, मतलब सिल्वर क्लोराइड जो था उसको जब हमने एक प्लेट में रख के सनलाइट में रखा तो क्या होगा। और राइट द कलर ऑफ सिल्वर व्हेन इट केप्ट इन द चाइना डिश। सिल्वर क्लोराइड का कलर बताओ जब उसको चाइना डिश में रखा गया, तो वाइट कलर का था, जाहिर सी बात है, ठीक है। नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस, राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ फॉर द रिएक्शन, मतलब ये केमिकल रिएक्शन, मतलब इस केमिकल रिएक्शन का नाम बताओ। तो ये कौन सा है, फोटोइलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, लाइट का यूज करके चीज़ों को तोड़ रहे हैं, ठीक है, सनलाइट का यूज करके टूट रहा है। और इसका रिएक्शन कैसे लिखा है, तो यार लिखा हुआ है 2AgCl, जब सनलाइट में लेके गया तो 2AgCl2 में अलग अलग टूट गया। अब बोल रहा है कि स्टेट वन यूज़ ऑफ दिस रिएक्शन, तो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में रिएक्शन यूज़ होता है। नेम वन मोर केमिकल विच कैन बी यूज फॉर सेम पर्पस। सेम पर्पस के लिए एक और ऐसा ही केमिकल यूज होता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड याद करो, देखो। और आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। स्टूडेंट हैज़ डिप सम आयरन नेल इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के घोल में, कॉपर सल्फेट के शरबत में एक बंदे ने आयरन नेल डाल दिया, ठीक है, आयरन नेल। तो उसको क्या देखने को मिला, जैसे बात है आयरन सल्फेट बनेगा, क्योंकि आयरन डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को, उसकी जगह से उसका जगह ले लेगा, ठीक है। तो आयरन सल्फेट बनेगा और साथ में क्या होगा, कॉपर आकर के आयरन नेल पर चिपक जाएगा। तो आयरन सल्फेट कौन सा कलर का होता है, आयरन सल्फेट होता है हमारा, आयरन सल्फेट जो सॉल्यूशन बनेगा, कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन था वो ब्लू कलर का था, एनसीईआरटी में देखा था। लेकिन जब आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है, तो वो कैसा हो जाएगा, वो पेल ग्रीन होता है, PALE, पेल ग्रीन, ठीक है। मतलब ग्रीन पूरा डार्क ग्रीन नहीं होगा, लाइट ग्रीन को कहा जाता है पेल ग्रीन, ठीक है, ब्लू टू पेल ग्रीन, ठीक है। ब्लू कलर का पहले था कॉपर सल्फेट, लेकिन अब पेल ग्रीन हो गया है, ठीक है।
तो बहुत अच्छी जो एनसीईआरटी मैंने लिखी थी इधर पता हो जा रहा है किससे क्वेश्चन आया। स्टडी द 2022 में आया भैया। स्टडी डायग्राम गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द गैस फॉर्म, ठीक है। देखो ये तो दिखाई था तुमने, ठीक है। एक ट्यूब के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड, एक ट्यूब के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डाला, फिर उसके अंदर जिंक के कुछ टुकड़े डाल दिए, जिंक ग्रेनुल्स। तो क्या बनेगा? जिंक सल्फेट बनेगा, जिंक सल्फेट ZnSO4 और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगा। जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा ना। तो उसमें क्या बोल रहा है देखो भैया, लेकिन एक बात याद रखना, जो हाइड्रोजन गैस का प्रूफ क्या होता है? अब कोई बोलते हैं भैया हाइड्रोजन गैस ये मुझे प्रूफ करो, तो हाइड्रोजन गैस का जब हाइड्रोजन गैस को जलाओगे तो हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड से फूटेगा। पॉप साउंड मतलब भुट 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 भुट, जैसे जैसे भुट्टा फूटता नहीं है, ठीक है, ठीक है। मतलब पॉप साउंड भुट 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 ऐसे फूटेगा, जैसे जैसे भुट्टा जब मकई को जलाते हो तो फूटता है कि नहीं, भुट 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 भुट, वैसे हाइड्रोजन गैस फूटेगा, सो पॉप साउंड, ठीक है। पूछा है हाइड्रोजन गैस का प्रूफ, तो हाइड्रोजन गैस बर्निंग विद द पॉप साउंड। देखो ये लिखा हुआ ना, पढ़ लो। आ जाओ इस चैप्टर को खत्म करते हैं। देखो कितना जल्दी हो रहा है, लोग 2-2 घंटे 3-3 घंटे में पूरा कर रहे हैं थ्योरी यार, क्वेश्चंस के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन, देखो किसी कंपेरिजन नहीं है लेकिन बताता हूँ आपको कि देखो भैया ऐसा आपका काफ़ी टाइम बच गया है, इसको अगर एग्जाम के समय भी देखोगे तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन भी हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3, कौन सा एक रिएक्शन है जो तीनों से डिफरेंट है? जाहिर से पता चल रहा है बी नंबर। देखो क्योंकि ये वाला ये वाला ये वाला ये तो कॉम्बिनेशन है, तो पता चल रहा है बी नंबर। दो चीज़ें मिलकर एक नई चीज़ बन गई। ऊपर नहीं, बाकी जो ए सी डी है तो पता ही नहीं चल रहा, तो बी वाला थोड़ा यूनिक है, कॉम्बिनेशन है। व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, क्या ऑब्जर्व करोगे जब आप सोडियम सल्फेट Na2SO4 को आप मिक्स कर दोगे बेरियम क्लोराइड के साथ, ठीक है। और इसका केमिकल रिएक्शन लिखो, तो ये याद करो, डबल डिस्टिलेशन रिएक्शन भैया, ठीक है। Na2SO4, ठीक है। इस रिएक्शन का आया BaCl2 के साथ, तो क्या भैया BaSO4 प्लस में NaCl, सामने वाले सोडियम क्लोराइड था, दोस्ती कर लिया, सोडियम क्लोराइड बना। बेरियम के सामने सल्फेट था, बेरियम सल्फेट था, दोस्ती कर लिया, बेरियम सल्फेट बना। तो उसमें बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट है, पानी में घुलेगा नहीं, और सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बन गया, घोल बन गया, ठीक है, ठीक है। और देखो ये रिएक्शन एक बार देख लो, ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन है, कभी पूछ देता है, ठीक है। याद करो मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में एक्टिविटी, जब जिंक ग्रेनुल्स वाला देख रहे तो उसके बगल में था एक्टिविटी, तो उसमें होमवर्क दिखा एनसीईआरटी, तो वो यही होमवर्क है, यही वाला था, तो ये मैं बता देता हूँ, ठीक है। उसके अंदर दिया ये स्लाइड में, तो देख लो। 2PbNO3 का होल स्क्वायर, इसको हम लोग लेड नाइट्रेट कहते हैं, प्लस में KI 2KI मतलब कि पोटेशियम आयोडाइड, ये रिएक्शन कराया। PbI2 मतलब कि हमारा क्या बन गया, ये बन गया हमारा दोस्त, देखो यहाँ पे लेड आयोडाइड, इसको लेड आयोडाइड कहते हैं, ठीक है। जो कि येलो प्रेसिपिटेट है, येलो कलर का कुछ गट्टी ऐसा चीज़ है जो पानी में डिजॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है। येलो प्रेसिपिटेट है और साथ में पोटेशियम नाइट्रेट बना, ठीक है। तो जब हमने लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन कराया, तो क्या बना, लेड आयोडाइड और प्लस में हमारा पोटेशियम नाइट्रेट। लेड आयोडाइड येलो प्रेसिपिटेट है, याद रखना, पानी में इनसॉल्युबल। बैलेंस कर लीजिएगा, बैलेंस कैसे करना है बता दूंगा। हाँ नीचे आ जाइए, क्वेश्चन देखते हैं। कब आया भैया? 2022 में, देखो 2023 में। ये तो सर यहाँ पता चल रहा है भैया, ये तो हमारा रेस्पिरेशन है, C6H12 मतलब ग्लूकोज ऑक्सीजन प्रेजेंस में टूट रहा है तो 6CO2 निकल रहा है, प्लस में 6H2 साथ में एक एनर्जी निकलती है हीट के फॉर्म में, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इस रिएक्शन में एनर्जी निकल रही है। तो लेट द एंडोथर्मिक रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग। एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब हाँ एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये चीज़ शायद आपका कंप्लीट नहीं हुआ था। एंडोथर्मिक रिएक्शन बता देता हूँ। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसको होने के लिए एनर्जी लगे, ठीक है। जब तक एनर्जी नहीं दोगे तब तक होगा नहीं। एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट, छोड़ो लेड नाइट्रेट, ठीक है। लेड नाइट्रेट को जब हीट करोगे तभी तो वो 3 चीज़ों में टूटेगा ना, ठीक है। तो उसको एनर्जी देनी पड़ रही है, तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसको एनर्जी देनी पड़ी होने के लिए, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसको एनर्जी लगे होने के लिए, ठीक है, उसको कहेंगे हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। जैसे कि हम लोग लेड नाइट्रेट को हीट के तौर में एनर्जी देना पड़ रहा था तभी टूट रहा था, कैल्शियम कार्बोनेट को भी हीट के तौर पर एनर्जी देना पड़ रहा था तभी कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट रहा था। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसको ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसको होने के लिए एनर्जी लगे, जब तक उसको एनर्जी नहीं दोगे तब तक होगा ही नहीं, उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट तो नहीं है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन याद करो, पहले ही मैं देखा था। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये सही है। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो क्विक लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस में CO2 गैस बन गया, ठीक है, ये सही है। आइए और देखते हैं, ये वाला तो देखा ही था भैया, ठीक है। तो MnO2 इसको एक बार देख लो, ठीक है, ये आपको थोड़ा याद ही करना पड़ेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना। MnO2 प्लस में 4HCl प्लस इक्वल टू MnCl2 प्लस में 2H2 प्लस में Cl2, इस रिएक्शन याद कर लेना। इसमें एक चीज़ और याद रखना कि MnO2 जो होता है रिड्यूस होता है, ठीक है। जैसे देखो ना, MnO2 में से O2 हट जा रहा है, ऑक्सीजन हट जा रहा है, तो इसका रिडक्शन हो जा रहा है, ठीक है। MnO2 रिड्यूस, जो जिसका रिडक्शन हुआ उसको रिड्यूस कर देंगे, और HCl ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, HCl इसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है, देखो यहाँ पे H2 बन गया, ठीक है। तो MnO2 इज रिड्यूस एंड HCl ऑक्सीडाइज, इस रिएक्शन को याद ही कर लो, समझने का कोई फायदा नहीं है। मैंने कोशिश किया था समझने का क्लास 10 पे, पर देखो 25 में आया है, ठीक है। A copper wire on the burning flame get coated with the black substance. Write the chemical reaction involved, take place, how you can write this chemical reaction, how it can be reversed. मतलब
जब कॉपर को चाइना डिश में लेकर के हीट किया, ठीक है, तो कॉपर तो रेडिश ब्राउन होता है, तो हीट किया तो कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लिया और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बना दिया। कॉपर ऑक्साइड कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। लेकिन वापस कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हटाना तो क्या करेंगे, कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन कर देंगे हाइड्रोजन से, तो कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हट जाएगा, वापस कॉपर बन जाएगा। वही ना करेंगे, देखो कॉपर ऑक्साइड का हाइड्रोजन से रिएक्शन करा दिया हाइड्रोजन गैस से, तो कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हट गया, वापस कॉपर बन गया, साथ में हमारा H2O, ठीक है। तो लो भैया हो गया रिवर्स। ओके 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 ओके, चलो भैया क्वेश्चन भी समाप्त हो गए, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कर लिया। और बात रहा बैलेंस केमिकलेशन का, तो बैलेंस की बात रही तो बैलेंस का एक वीडियो तुरंत आएगा, कल ही आएगा। अब देखो भाई गुस्सा मत होना, इसलिए कह रहा हूँ कि मैं इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके बना रहा हूँ ना भैया, रिसोर्सेज तो मेरे पास अवेलेबल है नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैं कल क्या करूँगा, एक वीडियो में आपको प्रॉपरली एक बोर्ड या फिर कॉपी वगैरह पे बैलेंस करके दिखा दूँगा। आसान है, पहले मेटल बैलेंस किया जाता है, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, तो मैंने बता दिया है। लेकिन एक बार प्रैक्टिस जो करानी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस स्लाइड के अंदर देखो कितना प्रैक्टिस करा रखा है क्वेश्चन का, कितना बैलेंस वाला है। दिखा देता हूँ, रुक जाओ 1 मिनट, रुकना, थोड़ा ऊपर करने दो यार, बड़ा स्लाइड है। देखो देखना अभी ना, देखो ना अभी देखा जाता हूँ तुमको। भैया देखिए आप, यहाँ देखो ये बैलेंस वाला हुआ, ये 2 बैलेंस क्वेश्चन, 3 4 5, इसमें भी बैलेंस करना है, इसमें भी बैलेंस ही करना है। 2023 में आया, 2025 में इसमें भी बैलेंस करना है। तो बैलेंस वाला कल कर रहे होंगे, आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बाय बाय, मिलते हैं। सब्सक्राइब देखो कर लेना, छोटा क्रिएटर हूँ भाई, ठीक है, बड़ा तो हमने कोशिश किया बेस्ट देने का, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलेंगे इस तरीके से, पूरा साइंस का सिलेबस, पूरा मैथ, मतलब मैथ तो है, साइंस का, इंग्लिश का, हिंदी का, एसएसटी का पूरा कंप्लीट कर रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि मैथ के लिए मेरे पास मैं कर सकता था, पर मेरे पास वो स्मार्ट बोर्ड वगैरह ऐसा कुछ रिसोर्सेज नहीं है इसमें बता पाऊँ। तो जो थ्योरी सब्जेक्ट्स है उसको मैं कवर करा दूँगा, मैथ का देखेंगे बाद में। अभी के लिए सब्सक्राइब कर लेना।